राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम 3 टॉपिक का जिक्र करेंगे बेटा। वो 3 टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं अपने पास? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और तीसरा आईपीएससी। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला बेटा, क्योंकि इसमें हम आईपीएससी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है ना बेटा? नोट्स बनाते रहना साथ साथ मेरे, जैसे मैं बना रहा हूं, क्योंकि नोट से ही सारी चीजें आती हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नोट से आएगा, ये गारंटी मेरी है, क्योंकि नोट्स ऐसे कोटा जैसे। बेटा नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो नोट्स को पाने के लिए बच्चे कोटा जाते हैं या फिर इधर उधर कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, तो वो अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नोट्स तुम्हें यहां पर ही उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही इनको इसी सीक्वेंस में पढ़ना जैसे मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो शुरुआत करते हैं यहीं से बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो पहला टॉपिक है अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर मतलब बात मैं करता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, इसके बारे में मैंने तुम्हें इससे पहले वाले लेक्चर में भी जिक्र कर लिया था, लेक्चर नंबर 3, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मैंने बताया बेटा कि मान लीजिए अपने पास ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है? पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक, ये सेंट्रल मेटल एटम है। इस सेंट्रल मेटल एटम में क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और इधर क्या है अपने पास? ये लिगेंड्स हैं। ठीक, तो ये लिगेंड्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है। ये लिगेंड्स अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर देता है सेंट्रल मेटल एटम को इस तरह से। तो ये बॉन्ड की डायरेक्शन ऐसे में बनती है, एरो की डायरेक्शन इधर साइड होगी बेटा। इसका मतलब है कि लिगेंड्स ने अपना क्या दिया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दिया, और उसके बीच बॉन्ड बन चुका है। इसी बॉन्ड को फिर हम क्या कहते हैं? ये जो बॉन्ड यहां पर बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इतना तो समझ लीजिए। ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन अभी हमारे पास यहां पर दिख रहा होगा कि एक बॉन्ड बन रहा है, यहां पर दिख रहा है एक बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जितने भी बॉन्ड हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में बनते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारे पास लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस बात को याद रखना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन किस तरह से हो जाएगी बेटा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि ये वाले बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड formed between central metal atom and ligands। ठीक है? कि लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, जितने नंबर में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, वही अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम कैसे जाने कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं? तो उसको जानने के लिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे बेटा? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़े थे। तो लिगेंड्स को हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन कितना बॉन्ड बनाएगा। तो ये अगर मुझे समझना है तो मुझे यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो लिगेंड्स थे अपने पास है ना बेटा, जो लिगेंड्स थे, उन लिगेंड्स में हमारे पास कुछ अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स थे, मोनोडेंटेड है ना। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स, अगर जहां पर भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स होंगे तो वो सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ये पहले वाले लेक्चर में भी है ना, ये सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि अगर एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स होगा तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स एक ही बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बोल रहा हूं ये सेंट्रल मेटल एटम है, मान लीजिए बेटा ये वाला। ठीक है? और इस तरह से ये लिगेंड्स है। तो मान लीजिए ये क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ये क्या है? मान लीजिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स एक ही बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ये
तो ये बना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से एरो से ही होता है कि ये इधर तरफ आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर एक ये मोनोडेंटल लिगेंड्स है तो ये एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर देगा, ठीक। ये इसका मतलब एक ही डोनर साइट इस पे प्रेजेंट है, तो ये एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। ऐसे अगर बेटा बाइडेंटेड लिगेंड्स है, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक, बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर होगा तो बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या करेगा बेटा अपने पास, वो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। बाइडेंटेड जो लिगेंड्स होगा है ना, फॉर्म टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इस तरह से लिख देंगे, फॉर्म टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। जो बाइडेंटेड लिगेंड्स अपने पास होगा वो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है अपने पास, ये सेंट्रल मेटल एटम, अब यहां पर कोई बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या कर देगा, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ठीक है। एक बाइडेंटेड लिगेंड दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। ये हमने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, कौन कौन से बाइडेंटेड लिगेंड्स है, कौन कौन से मोनोडेंटेड है, और कौन कौन से यहां पर पॉलीडेंटेड आते हैं। उसके एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में बता रखा है, लेक्चर नंबर 3, वहां से उसको देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट अपने पास पॉलीडेंटेड, ठीक, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं बेटा जो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, है ना, फॉर्म मोर देन टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दो से ज्यादा, टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं उसको हम बोलेंगे पॉलीडेंटेड। जैसे अगर मैंने बात करी थी यहां पर एग्जांपल ईडीटीए, मैंने एग्जांपल के बारे में बात करी थी ईडीटीए, ईडीटीए इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, ये कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा बेटा अपने पास 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, ये बनाएगा 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो तभी जाके इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका जो कोऑर्डिनेशन यानी कि CN कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं बात कर दी है तो ये अपने पास समझ में आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि जो जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर को तो मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कोऑर्डिनेशन रिप्रेजेंट करने का, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका CN होगा, ठीक। तो अब समझते हैं इसको कैसे कैसे किसी कंपाउंड में एग्जांपल देके समझते हैं कि कितना किसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अपना फेवरेट वाला एग्जांपल क्या था, यहां पर आ रहा K4FeCN का होल 6। अब अगर मुझे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहले मुझे सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना है। डब्बे के अंदर जो सबसे पहला वाला एटम होगा वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, यानी कि ये है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी वो है लिगेंड्स, ये हमने पास पता चल गया कि ये पहला वाला सेंट्रल मेटल एटम, बाकी सारे के सारे लिगेंड्स। अब इस सेंट्रल मेटल एटम को मैं यहां पर बीच में लिखूंगा कि ये है सेंट्रल मेटल एटम्स Fe। लिगेंड्स जो है, क्या उस लिगेंड्स की पहचान करनी है, क्या वो मोनोडेंटेड है, क्या वो बाइडेंटेड है, क्या वो पॉलीडेंटेड है, इस तरह से उसकी पहचान करनी है। तो मुझे पहचान है यहाँ पर लिगेंड्स CN है, साइनाइड लिगेंड्स है, और साइनाइड क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो इसलिए मैंने लिगेंड्स की पहचान कर ली, यहाँ पर क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। CN क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, और एक ही प्रकार का लिगेंड्स है इसमें CN, तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स अपने पास, CN क्या अपने पास, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स एक बॉन्ड बनाएगा, तो कितने CN है यहाँ पर, 6 CN है, यानी कि 6 CN है। तो 6 CN है, इसका मतलब जब एक CN एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 CN कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाला है। वो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनेगा, वो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा, 4 तो ऐसे बन गए, ठीक, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसे बन गए, ऐसे,
4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसे बन गए अपने पास, और 2 एक ऊपर से एक नीचे से, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए। ये बन गए 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और 6 के 6 पे CN, एक CN इधर, दूसरा CN इधर, तीसरा CN इधर, चौथा CN इधर, पांचवा CN इधर, छठा CN इधर, और ये बना दिया हमने डब्बा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, ये डब्बे के अंदर वाली चीजें दिखानी, डब्बे के बाहर वाली चीजें इसमें नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये डब्बा हमने इस तरह से बना दिया। मैंने बोला बीच में इस तरह से अपने पास क्या है बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम बीच में है, और यहां पर ये लिगेंड्स लग रखे हैं, मोनोडेंटल लिगेंड्स, और 6 लिगेंड्स लग रखे हैं। जब एक लिगेंड्स जो है, एक लिगेंड्स जब एक बॉन्ड बना रहा है तो 6 लिगेंड्स पूरे कितने बॉन्ड बना देंगे, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यहां पर अगर बात करें तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बन रहे हैं यहां पर बन रहे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने, 6। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 6 बन रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN कितना हो गया, 6। ये बात समझ में आई, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी बात समझ लेना बेटा। ठीक है ना, तो ये हमने समझ लिया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के रिगार्डिंग ये चीजें हमने समझ ली। मान लीजिए अगर मुझे दूसरा कोई कंपाउंड बनाना है, जैसे अपने पास दूसरा एक कंपाउंड मैंने कल भी बताया था, BRT वाला। ठीक है, BRT वाला यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ाया था कि BRT वाला कंपाउंड, दूसरा एग्जांपल BRT वाला, इस तरह से BRT वाला मैंने यहां पर ले लिया क्या, FeH2O का होल 5 NO, और इस तरह से ब्रैकेट के बाहर SO4। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने यहां पर सेंट्रल मेटल एटम देखा, वो है Fe सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है बेटा, अब देखा ये H2O क्या है, मोनोडेंटल लिगेंड्स है, और 5 H2O, इसका मतलब ये 5 बॉन्ड H2O बनाएगा, तो ये हमने 5 बॉन्ड इस तरह से दिखा दिया H2O के। ठीक है, और एक यहां पर NO है, यानी कि एक जो है ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है, Fe तो सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी ये भी लिगेंड्स हैं और ये भी लिगेंड्स हैं, यानी कि यहाँ पर 2 टाइप्स के लिगेंड्स हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या है, वाटर भी मोनोडेंटेड, NO भी मोनोडेंटेड, ये दोनों ही क्या अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड तो वाटर ने बना दिया और 1 बॉन्ड किसने बना दिया, NO ने। तो इस तरह से 6 बॉन्ड यहाँ पर भी बन गए कि भाई वाटर के साथ जो है, वाटर में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। इस बात को याद रखना कि मैंने बोला H2O है ना, तो H2O में जो है ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है इस तरह से, H2O, इस तरह से H2O, इस तरह से H2O, है ना, और इस तरह से H2O। ये 5 बॉन्ड तो किसने बना दिए, वाटर ने। और इस तरह से एरो जरूर बनाना बेटा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, क्योंकि एरो मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। ठीक, अब एक जो बॉन्ड बच गया उसमें क्या लग गया, NO लग गया, ये NO इसमें लग गया। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने पास क्या बन गया, इस सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए हैं। इसमें क्या बन गए हैं, अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखें बेटा तो इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बन गए हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। चलो इतना समझ में आता है हमें। ठीक, अच्छा एक मैं यहां पर ही तुम्हें बता देता हूं, यहां पर मान लीजिए, ठीक है, यहां पर, या फिर आगे बढ़ा देते हैं, यहीं पर देख लेते हैं आगे। ठीक, इस चीज को आगे देख लेते हैं। मान लीजिए ये अपने पास एग्जाम्पल है, यहां पर जैसे PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, इसका नाम प्लेटिन है, हम आगे देखेंगे कि क्या प्लेटिन इसका नाम है। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लेटिनम, ये प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी ये NH3 अमाइंस भी लिगेंड्स है, Cl भी लिगेंड्स है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, 2 लिगेंड्स हैं और एक सेंट्रल मेटल एटम है, 2 प्रकार के लिगेंड्स हैं। अब हमने ये सेंट्रल मेटल एटम बनाए बीच में, अब इसमें बनाए क्या, कोऑर्डिनेशन। देखो एक बात ध्यान सुनना कि यहां पर लिगेंड्स देखा, NH3 है, NH3 2 है, NH3 मोनोडेंटेड है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स एक बॉन्ड बनाएगा, तो 2 NH3 हैं तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। ठीक, ऐसे क्लोरीन भी यहां पर क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2।
तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 4। 2 NH3 के बॉन्ड बनेंगे और 2 क्लोरीन के बॉन्ड बनेंगे, टोटल 4 बॉन्ड बने। वो 4 बॉन्ड को मैंने इस तरह से यहां पर मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये ठीक इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया 4 बॉन्ड को, कि हमने बोला 2 जगह तो आ गया NH3, 2 जगह क्या आ गया? NH3 आ गया, और 2 जगह आ गया क्लोरीन, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्या बन गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन गया बेटा? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया, या 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। यहां पर अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? यहां पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हैं। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लीजिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट ले रहा हूं, और कोबाल्ट के साथ साथ मैंने यहां पर मान लीजिए EN लिया। क्या लिया? EN, इथिलीन डायमीन, इसको समझ लेना, EN लिया, और EN मैंने कितना ले लिया? 3 EN ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? 3 EN ले लिया, इस तरह से अपने पास, ठीक। और यहां पर मैंने बोल दिया मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज, अभी देखना, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, जैसे यहां पर भी अगर देखें इसको डब्बे के अंदर, इस तरह से इसको डब्बे के अंदर, मैंने यहां पर भी डब्बे के अंदर बना दिया, इसको भी डब्बे के अंदर बना दिया, इस तरह से, ठीक। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर मेरे पास इस वाले को बात करें, कोबाल्ट अपने पास क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी EN क्या है? अपने पास लिगेंड्स हैं। एक बात याद रखना बेटा, कि जैसे मैंने सेंट्रल मेटल एटम बनाया सेंटर में, उसके बाद मुझे लिगेंड्स देखना और लिगेंड पहचानना कौन सा है। देखो अभी तक तो अपने पास ये सारे के सारे मोनोडेंटेल लिगेंड्स थे, लेकिन EN यानी इथिलीन डायमीन ये बाइडेंटेल लिगेंड्स होता है, और बाइडेंटेल लिगेंड्स में न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। तो ये जो है अपने पास ये लिगेंड्स का जो टाइप है वो है बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स यानी इसका मतलब है कि अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है, यानी कि अगर एक EN अगर होगा यहां पर, ठीक, वैसे तो यहां पर 3 EN है, पर लेकिन अगर एक EN की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि EN इथिलीन डायमीन क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो एक EN क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है ना। इसकी 2 डोनर साइट होती है। तो एक EN अगर 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे ही 3 EN यहां पर लिख दूं, दूसरा EN, ये तीसरा EN, ठीक है ना, तो ये भी अपने पास 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ये भी अपने पास 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इस तरह से अपने पास कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए हैं टोटल? भाई एक बाइडेंटेल लिगेंड्स ने 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, तो 3 बाइडेंटेल लिगेंड्स टोटल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। इस बात को विशेष याद रख लेना, दिमाग में अच्छे से इस बात को छाप लेना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट यहां पर मान लीजिए यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहां पर इस तरह से दे रहा हूं कि ये है निकिल। अच्छा, एग्जांपल देने से पहले इसका डब्बा भी जरूर बनाएंगे बेटा। जब भी तुम स्ट्रक्चर बनाते हो इसका ब्रैकेट बनाना है, और ब्रैकेट के बाहर अगर चार्ज है तो चार्ज लिख देना है, इस तरह से चार्ज लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर इसका एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए अपने पास है निकिल CO का होल 4, और ये डब्बा, इसमें कोई चार्ज चूर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह से ब्रैकेट है। अभी मैंने बोला कि निकिल यहां पर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। निकिल क्या है यहां पर? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है बेटा। और ये अपने पास CO, ये अपने पास लिगेंड्स हैं। ये कार्बोनिल वाला है CO, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां CO, ये कोबाल्ट है बेटा। को पहचानने का तरीका जो है, सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये कोबाल्ट किस तरह से? कैपिटल C और छोटा O, इस तरह से, तो ये कोबाल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर CO अपने पास की बात करें तो इसमें कार्बन भी और ऑक्सीजन भी दोनों क्या है? बराबर साइज के हैं, इस तरह से याद रख लेना। और दूसरी बात यह है कि कोबाल्ट तो डी ब्लॉक है, वो सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, लेकिन लिगेंड्स नहीं हो सकता। जबकि कार्बोनिल CO, कार्बोनिल जो है लिगेंड्स हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकता। तो इस तरह से याद रख लेना। अगर मैं बात करता हूं ये लिगेंड्स, कार्बोनिल लिगेंड अपने पास कौन सा डेंटेड होता है? ये अपने पास होता है मोनोडेंटेल लिगेंड्स। क्या होता है ये? मोनोडेंटेल लिगेंड्स। तो ये अपने पास मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड, ठीक। तो इसका मतलब एक मोनोडेंटेल लिगेंड्स एक बॉन्ड बनाएगा, तो 4 मोनोडेंटेल लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। तो मैंने यहां पर लिख दिया सेंट्रल मेटल एटम, ये निकिल, और यहां पर मैंने बोला 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कि एक CO इधर लग गया, दूसरा CO इधर, तीसरा CO इधर, चौथा CO इधर। तो इस तरह से यहां पर बन गया और ये डब्बा बना दिया इसके बाहर। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आया। जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, ऐसे इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। अब तुम देखोगे, तुम बोलोगे यार ये एक तो बात है कि यहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसकी इस तरह से टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बन रही है, और यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां पर इसकी स्क्वायर प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री बन रही है। ये कैसे बन रही है, इसको हम आगे जब VBT पढ़ेंगे ना बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें अच्छे से सीखेंगे। अभी बस तुम ध्यान रख लो कि इस तरह से अपने पास बनते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अपने पास क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम है, और क्रोमियम की अगर मैं बात करता हूं, इसके साथ ये सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, और क्रोमियम के साथ यहां पर क्या है, EDTA, मान लीजिए ये है अपने पास EDTA। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, और बाकी EDTA क्या है, लिगेंड्स। ये EDTA क्या है, लिगेंड्स, और लिगेंड्स कौन सा, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में हेक्साडेंटेड है, 6 बॉन्ड बनाता है बेटा। एक EDTA 6 बॉन्ड बनाता है। पॉलीडेंटेड में कौन सा है, ये हेक्साडेंटेड। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की बात करता हूं, वो क्रोमियम है, और ये लिगेंड्स अपने पास जो EDTA है वो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। EDTA क्या करता है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इसलिए यहां पर इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, और एक ही EDTA यहां पर क्या है, सिंगल EDTA है, एक ही EDTA है, तो एक EDTA कितना बॉन्ड बनाता है, 6। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका यहां पर हो चुका है। तो इतनी बात समझ में आती है अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर से रिगार्डिंग कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कहां पर हो रहा है। चलो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, यहीं पर एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए अपने पास ये है। ठीक है, कोई सा भी कंपाउंड्स ले, मान लीजिए कोबाल्टी तुमने ले लिया यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की तरह। ठीक, अब तुम बोल रहे हो यहां पर OX है, ऑक्सलेट आयन है 2, और फिर वहां पर जो है मान लीजिएगा कुछ भी लगा दिया, मान लीजिए ब्रोमीन लगा दिया 2, इस तरह से। ठीक, और तुम बोल रहे हो कि अब बताओ भाई सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या सेंट्रल मेटल एटम का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो एक बात ध्यान रखना, तो ये अपने पास है सेंट्रल मेटल एटम M, ये भी लिगेंड्स हैं। ठीक, और ये भी लिगेंड्स है, ये ब्रोमीन भी लिगेंड्स है, इधर इसका लिगेंड्स इधर बना देते हैं। लेकिन जो ये ब्रोमीन वाला लिगेंड्स है, ये क्या है बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। लेकिन अगर ये OX की बात करें, ऑक्सलेट की, तो ये ऑक्सलेट अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड्स है। ये हमने सारे पढ़े थे, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, लेक्चर नंबर 3। तो जब तक वो लेक्चर नंबर 3 तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो यहां पर आगे चीजें समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये ऑक्सलेट अपने पास है, इसमें देखेंगे बेटा, तो ये ऑक्सलेट आयन अपने पास क्या होता है, ये होता है बाइडेंटेड। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड्स। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर बना रहा हूं ये सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सलेट, उसमें 2 ऑक्सलेट जुड़ रखे, एक ऑक्सलेट ये, दूसरा ऑक्सलेट ये। ठीक है बेटा, इस तरह से 2 ऑक्सलेट जुड़ रखे हैं और 2 ब्रोमीन जुड़ रखे हैं। पहले एक बात सुन लो, 2 ऑक्सलेट जुड़ रखे का मतलब है कि 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो क्या बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बनाएंगे, ऑक्सलेट। 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सलेट बनाएगा। ठीक, यानी कि अगर मैंने बोला एक ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 ऑक्सलेट जुड़ रखे हैं, तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। और फिर 2 ब्रोमीन। ठीक, तो ब्रोमीन 2 हैं, एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 ब्रोमीन 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 तो ये ऑक्सलेट बनाएगा और 2 ब्रोमीन बनाएगा, टोटल 6 बॉन्ड हो गए। तो उस 6 बॉन्ड को अगर मैं दिखाता हूं यहां पर, वो 6 बॉन्ड किस तरह से होंगे, यहां पर अगर मैं 6 बॉन्ड को दिखाऊं बेटा, वो 6 बॉन्ड किस तरह से होने वाले हैं कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से वो 6 बॉन्ड होंगे अपने पास। ठीक, अब मैंने बोला अगर ये 6 बॉन्ड हो गए अपने पास इस तरह से, उसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि 4 बॉन्ड तो ऑक्सलेट बनाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सलेट हैं, एक ऑक्सलेट इधर ले लो इस तरह से, तो इस ऑक्सलेट ने इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इधर को, दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इधर को, एक ऑक्सलेट ने 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया। दूसरा ऑक्सलेट भी लगाओ, ये दूसरा ऑक्सलेट मैंने यहां पर लगाया। ठीक, इस ऑक्सलेट ने भी क्या करा,
यहां पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहां पर भी ये दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इस तरह से यहां पर 2 ऑक्सलेट ने 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिए। अब अपने पास बचा 2 ब्रोमीन, ठीक है, एक ब्रोमीन ये, दूसरा ब्रोमीन ये, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर क्या बन गए, ये टोटल कितने, अगर मैं बात करूं यहां पर डब्बा पहले बना दो, ये ब्रैकेट पहले बना दो, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसका मतलब यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। तो इस तरह से अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर पहचानना है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर तो बिल्कुल सिंपल सी चीज हो जाती है कि जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में बनते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर मानते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आई बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पॉइंट तो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चल रहे हैं, इसको देख लीजिए, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, यहां पर हमने इसको समझ लिया कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। दूसरा जो टॉपिक रहेगा अपने पास वो रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कि सेंट्रल मेटल एटम का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कितना है, किस तरह से वो निकालना है हमने। बेटा तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें पहले तीसरा लेक्चर अच्छे से आना चाहिए, टाइप ऑफ लिगेंड्स। उसमें मोनोडेंटल लिगेंड्स भी, मोनोडेंटल लिगेंड्स में कौन से नेगेटिव हैं, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कौन से न्यूट्रल है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ऐसे बाइडेंटल लिगेंड्स में कौन नेगेटिव है, कौन न्यूट्रल है, ऐसे पॉलीडेंटल लिगेंड्स में भी हमने देखने हैं। तो इस बात को हमने वहां पर अच्छे से समझना है, जो लेक्चर नंबर 3 है उसको समझ लिया तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, आगे बढ़ रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे तुमने 11th क्लास में कोऑर्डिनेशन वहां पर जो रिडॉक्स वाला चैप्टर होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में जैसे तुम लोग वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो मेटल की, ऐसे ही यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, ठीक है। तो अभी समझते हैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो पहले ये तो समझ ले कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं यहां पर डाल देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट, OS। तो OS क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो चार्ज होगा सेंट्रल मेटल के ऊपर, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। यानी कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, प्लस एंटी का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट। ये मेरा लिखने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कैसे लिखता हूं मैं, प्लस एंटी प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कोई भी बच्चा। ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट की, द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। दूसरी बात, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये हमेशा पॉजिटिव में आना है, यहां पर इस बात को याद रखना, कभी भी यहां पर सेंट्रल मेटल एटम पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। इस बात को सुन लेना तुम लोग, इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध देना इस बात को कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि प्लस में आएगा, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। हाँ, 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव में आ सकता है, और 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, न्यूट्रल वालों का 0 भी हो जाता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, और न्यूट्रल भी आ सकता है, न्यूट्रल भी आ सकता है इन सम कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स में न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा, वो चीज हमने याद रखना है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा, इस बात को याद रख लेना।
क्या आएगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल आ सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा। न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो बेटा, जीरो। ठीक है, सेंट्रल में। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब होगा जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, जीरो, यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। ठीक है ना, यानी या तो पॉजिटिव आएगी या तो जीरो आएगी, लेकिन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी सेंट्रल मेटल एटम की नहीं आती। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना बेटा तुम लोग। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये तो हम समझ गए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यानी कि फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले जैसे एग्जांपल अपना फेवरेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, K4FeCN का होल 6, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब तुम्हें इसको तोड़ना आता है ना, इसको डिसोशिएट करना आता है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में भी मैंने ये चीजें पढ़ाई थी, दोनों लेक्चर में मैंने ये चीजें बता रखी हैं कि किस तरह से इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़ा जाता है। तोड़ना किस तरह से है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर का कुछ नहीं टूटेगा, इस ब्रैकेट के बाहर वाला टूटेगा, काउंटर आयन टूटेगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने ये काउंटर आयन देखा, ये लेफ्ट साइड में काउंटर आयन है, यहां पर काउंटर आयन क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाला इस तरह से हट जाएगा, अलग हट जाएगा। तो अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में तोड़ूं तो किस तरह से टूटेगा, ये पोटेशियम आयन हट जाएंगे, और कितने पोटेशियम आयन है, 4 पोटेशियम आयन है, 4 के पॉजिटिव आयंस हट गया। तो अब हमारे पास डब्बा अलग चले गया, डब्बा इस तरह से पूरा अलग चले जाता है, ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट अलग चले जाता है, और कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर का कुछ भी नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है इस तरह से। ठीक है, अब अगर ये 4 के पॉजिटिव में अलग हो गया, यानी 4 पॉजिटिव चार्ज अगर अलग हो गई, तो इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस डब्बे के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब लगाना कैसे, करना कैसे, बिल्कुल जैसे रिडॉक्स वाले चैप्टर में था 11th क्लास में, वैसे करना है। पहले तो सबसे पहले इस डब्बे को तोड़ दिया। ठीक है, अगर डब्बे के साथ काउंटर आयन है तो उस काउंटर आयन को पहले हटा दिया। इस बात को इससे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये यहां पर ध्यान सुनना कि जब भी हम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की, तो अगर किसी के साथ काउंटर आयन है तो सबसे पहले उसके काउंटर आयन को हटा दो। काउंटर आयन को हटाने के बाद जो स्पेयर के ऊपर यानी कि ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उसको लिख देना है। अगर लेफ्ट वाला काउंटर आयन है, लेफ्ट वाला काउंटर आयन हटेगा तो अब डब्बे के ऊपर या ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए कहीं राइट वाला काउंटर आयन है, वो हटेगा तो डब्बे के ऊपर या ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, वो सेकंड और थर्ड लेक्चर में भी या फिर फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने बता रखा है। अब सबसे पहले यानी कि मैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं तो मैंने यहां से काउंटर आयन अलग कर दिया काउंटर आयन। अब मेरे पास ये स्पेयर बच गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और अब निकालूंगा मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, इस सेंट्रल मेटल एटम का। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है उसको हम क्या मानते हैं बेटा, एक्स। ऐसे जैसे हमने वहां पर पढ़ा रिडॉक्स में। तो मान लीजिए मैं सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं, इसको मान रहा हूं मैं एक्स इसको मान लिया। ठीक है, बाकी यहां पर साइनाइड है Cn। ठीक, Cn अपने पास क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, और मोनोडेंटेट लिगेंड्स में ये नेगेटिव वाला लिगेंड्स है। तो मोनोडेंटेट मतलब एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड का मतलब है कि अगर ये नेगेटिव लिगेंड्स है तो -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर। तो एक Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ठीक है, इससे पहले थर्ड वाले लेक्चर में मैंने बता रखा, एक Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो यहां पर कितने Cn है, 6 Cn है, तो 6 Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू में जो अपने पास ब्रैकेट के ऊपर चार्ज रहेगा वो लिख देना, इज इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है, -4, लिख दिया बस। अब अगर इसको ऐसे सॉल्व करते हो तो यहां का जो -6 है उधर साइड जाएगा। ठीक, इस तरह से -4, ये -6 उधर चले गया, +6, और x पे क्या, x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, +2। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की क्या आ गई, +2। तब मैं यहां पर Fe के ऊपर लिख दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से। तो बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है निकालना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब जाके हमें सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चलता है। जैसे BRT वाला कंपाउंड अगर मैं करता हूं, ब्राउन रिंग टेस्ट वाला कंपाउंड, BRT वाला कंपाउंड, ठीक है, BRT वाला कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट वाले कंपाउंड के।
तो उसका जो अगर मैं यहां पर एग्जांपल समझता हूं कि एग्जांपल अपने पास क्या है, अपने पास क्या एग्जांपल है यहां पर FeH2O का होल 5 और ये NO, ठीक है बेटा, इस तरह से ये अपने पास, ठीक। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर इसके आगे SO4 था, अगर मुझे यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो सबसे पहले मुझे इसको ब्रैकेट को अलग करना पड़ेगा और काउंटर आयन को अलग करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर करा। तो यहां काउंटर आयन है SO4, तो इस SO4 को अगर तुम अलग करोगे बेटा तो SO4 जाएगा 2 नेगेटिव में, इतना तो पता है ना, सल्फेट आयन 2 नेगेटिव में होता है, तो SO4 2 नेगेटिव में अलग हो जाएगा। जैसे ही SO4 2 नेगेटिव में अलग हुआ तो इस ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि राइट वाला अगर अलग हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कितना राइट वाला अलग हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव में अलग होगा तो इस स्पेयर के ऊपर, इस ब्रैकेट के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ब्रैकेट के ऊपर, जैसे यहां पर 4 नेगेटिव था, यहां पर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज पता चल गया कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस ब्रैकेट के ऊपर। फिर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा सेंट्रल मेटल एटम की। किस तरह से, मैंने ये Fe माना, X ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा H2O अगर हम देखें बेटा तो मोनोडेंटल लिगेंड्स है, लेकिन मोनोडेंटल लिगेंड्स में ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो वाटर है वो न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इसका मतलब अगर मैं इस न्यूट्रल लिगेंड्स को बात करता हूं तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, तो इसको मैंने हटा दिया, अपने दिमाग से हटा दिया कि यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ले रहा है, इस वाले को हटा दिया। फिर उसके बाद अगर आगे चलें, NO, ये NO भी तो यहां पर लिगेंड्स है, एक लिगेंड्स, मोनोडेंटल लिगेंड्स, लेकिन ये वाला नेगेटिव है, ठीक। तो अगर मैंने बोला यहां पर ये NO क्या है, नेगेटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और एक ही NO है, तो एक ही NO का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, -1, इक्वल टू डब्बे पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है बेटा, ठीक। अच्छा अगर ये -1 इधर जाएगा तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +3, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +3, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन यहां पर कितना आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम का, +3। इतनी बात समझ में आई, काफी इंपॉर्टेंट चीज ये। नेक्स्ट एग्जांपल हम और ले लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर बात करी कोबाल्ट है और ये इथिलीन डायमीन है का होल ट्वाइस और ये Cl2, और ये यहां पर मान लीजिए पहले से मैंने डब्बे पे क्या लिख दिया, प्लस चार्ज लिख दिया, ठीक है ना यहां पर। अब एक बात ध्यान सुनना, अब यहां पर मुझे किसका निकालना, देखो मैं पहले से पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे कि काउंटर आयन ना हो, सीधे डब्बे पे चार्ज दे दिया, ठीक है ऐसा। अब अगर मैं यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं इसकी, तो इसको मैंने मान लिया X, यहां पर इथिलीन डायमीन En, अगर En की बात करें, इथिलीन डायमीन की बात करें तो ये बाइडेंटेल लिगेंड से, पर बाइडेंटेल में न्यूट्रल है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, तो ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कर दिया, इसको हटा दिया, तो अब सीधा अपने पास क्या आ गया, क्लोरीन अपने पास मोनोडेंटल लिगेंड सर, ये -1 वाला है, ठीक है, -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो एक क्लोरीन की -1, तो 2 क्लोरीन की क्या हो जाएगी बेटा यहां पर -2, इक्वल टू डब्बे पे कितना चार्ज है, +1, ठीक। तो अगर मैं X की वैल्यू निकालूं तब भी क्या आएगा बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आएगा, तो मैंने यहां पर बोल दिया इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ऐसे अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए, दूसरे एग्जांपल की बात, कोई सा भी एग्जांपल मैं यहां पर ले सकता हूं इस तरह से, मान लीजिए हमने इस तरह से क्रोमियम ले लिया, OX ले लिया, OX के बाद जो है मैंने यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लो, कोई भी अपने पास लिगेंड्स ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, Cl ले लिया 4, है ना इस तरह से। अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर Cl4 ले लिया और मान लीजिए यहाँ पर क्या कर दिया, 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज कर लिया, जैसे है ना यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज कर लिया, ठीक ऐसा। अब हम अगर हम देखें तो यहां पर देखना है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम को मैं मानूंगा X यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। अच्छा है ये भी लिगेंड्स हैं, पर ये लिगेंड्स बाइडेंटेल लिगेंड्स है, एक OX ऑक्सलेट आयन, ये बाइडेंटेल लिगेंड्स है, और इस ऑक्सलेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ठीक है। तो इस एक ऑक्सलेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इस तरह से ऑक्सलेट आयन की, ठीक है ना। अब एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1, तो यहां पर कितने क्लोरीन लग रखे हैं,
कितने क्लोरीन लग रखे बेटा, 4 क्लोरीन यहाँ पर लग रखे। कितने क्लोरीन लग रखे, 4 क्लोरीन, तो यहाँ पर हो गया -4 इक्वल टू डब्बे के ऊपर कितना चार्ज है, -2। ठीक है बेटा, इस तरह से लिख दिया, डब्बे के ऊपर -2 चार्ज इज इक्वल टू में वो कर दिया हमने। ठीक, अब क्या होगा कि यहां पर टोटल हो गया इधर साइड -6, ये -6 उधर जाएगा तो +6 होगा, और x की वैल्यू क्या निकलने वाली यहां पर, +6 - 2 क्या, +4। इस बात को इस तरह से यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया, और मैं यहां पर करूंगा कि इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है अपने पास +4। ठीक, ऐसे हम ढेर सारों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इससे पीछे हमने ये कंपाउंड समझे जिनका हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, इनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकती है इसकी, भाई यहां पर देखो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +6। ठीक है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन यही कंपाउंड हमने यहां पर देखा बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +2। ठीक है, ये हमने समझा। उसके बाद यहां पर हम इस निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इस निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं तो इसको मैंने मान लिया X, ये कार्बोनिल है बेटा, कार्बोनिल मोनोडेंटेड लिगेंड्स होता है, कार्बोनिल मोनोडेंटेड में क्या होता है, न्यूट्रल वाला, तो ये न्यूट्रल वाला लिगेंड्स है। X प्लस ये सारे के सारे न्यूट्रल, तो 0 इक्वल टू क्या यहाँ ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया। इसका मतलब X की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकिल की वो आ रही है 0, यानी कि न्यूट्रल है, लेकिन यहां पर निकिल क्या है, न्यूट्रल। तो कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर किसकी आ गई है, 0, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है, 0। तो मैंने यहां पर तुम्हें आगे भी बताया कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस बात को समझ गए ना। तो ये अपने पास पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में था बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका था, बहुत इजी है। इजी पर तभी बनता है जब हमें लिगेंड्स वाला पूरा यानी कि लेक्चर नंबर जो 3 है वो हमें अच्छे से आता हो, तभी ये आगे चीजें हमें अच्छे से समझ में आ पाती है। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने से पहले, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको पढ़ने से पहले या फिर कोई भी लेक्चर यहां पर पढ़ने से पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तुम लेक्चर नंबर 3 देख लेना, क्योंकि वहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसी से सारी चीजें बहुत आसान बन जाती है। 80-90% चीजें यानी 80-90% चीजें जो है बहुत इजी लग जाएंगी तुम्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, अगर तुमने लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे। आगे बेटा हमारे पास ये 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा है आईपीएससी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस टॉपिक में। ठीक है, तो आज इसका हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, आईपीएससी का ट्रिक सीखेंगे आईपीएससी की। ठीक है, तो मैं यहां पर जो तीसरा टॉपिक अपने पास है आईयूपीएससी, ठीक है, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा बेटा, आईयूपीएससी का पूरा नाम आता है बच्चों को? आईयूपीएससी का फुल फॉर्म पता है? आईयूपीएससी का पूरा नाम होता है बेटा क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम होता है आईयूपीएससी का। ठीक है, अब मैं अगर इसमें आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करता हूं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएससी करता हूं, तो किस तरह से करना है? तो आईयूपीएससी करने के लिए एक बात विशेष ध्यान रखना, अगर जैसे मैं आईयूपीएससी कर रहा हूं यानी कि नाम लिख रहा हूं, नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, तो नाम कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले एक बात बताइए। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर तुम्हारे सामने रख रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि ये अपने पास कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है। ठीक, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहां पर आएगा सेंट्रल मेटल एटम और बाकी यहां पर क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे। ठीक है बेटा, यहां पर लिगेंड्स होंगे। एक प्रकार के भी लिगेंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के, जैसे L1 L2 इस तरह से कोई भी। ठीक है, यहां पर लिगेंड्स हो सकते हैं। ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड्स। अच्छा, ये लेफ्ट साइड है अपने पास, ये लेफ्ट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड और ये इसका राइट साइड। ठीक है बेटा, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। बेटा ये लेफ्ट साइड काउंटराइन, ये राइट साइड भी काउंटराइन। ये लेफ्ट साइड वाला होता है पॉजिटिव और राइट साइड वाला होता है क्या? नेगेटिव। ठीक है, पर मैंने ये बात बता रखी तुम लोगों को
कि अगर लेफ्ट साइड वाला काउंटर आयन आएगा तो राइट साइड वाला नहीं आएगा, राइट साइड वाला आएगा तो लेफ्ट साइड वाला नहीं आएगा, यानी कि दोनों काउंटर आयन में से कोई एक ही आएगा। ठीक, तो यहां पर इस बात को याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं आईपीएससी लिखने में और बहुत सारों को दिक्कत होती है, लेकिन अगर ये बात तुमने ढंग से सुन ली मेरी, तो अब कोई गलतियां तुम्हारे पास आईपीएससी में नहीं होने वाली है। देखना किस तरह से मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ही मेरे पास ये अपने पास है, ये भी अपने पास काउंटर आयन है, ये भी अपने पास काउंटर आयन है। ठीक है, दोनों ही काउंटर आयन है, डब्बे के बाहर काउंटर आयन। तो जो काउंटर आयन होते हैं उनको हमें हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। जब मैं इनका आईपीएससी करूं तो जो काउंटर आयन है, ये दोनों काउंटर आयन है, ठीक है, इनको हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखना है, सिंपल फॉर्म। ठीक है, सिंपल फॉर्म का मतलब है कि जैसे मैं बात करता हूं, यहां पीछे चलते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म का मतलब है कि जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये काउंटर आयन है, तो यहां पर काउंटर आयन पोटेशियम 4 पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम के लिए टेट्रा पोटेशियम मत लिखना, सिंपल पोटेशियम लिखना। ये सिंपल फॉर्म होती है, चाहे इसके नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, इसको सिंपल फॉर्म यानी कि एक ही फॉर्म, सिंगल फॉर्म में लिखना, जैसे पोटेशियम। ठीक है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, जो डब्बे के बाहर है या ब्रैकेट के बाहर है, वो हमेशा सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म मतलब सिंगल फॉर्म में लिखने हैं, उनको एक ही फॉर्म में लिखना है। इस बात को समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम कि हमने इनको सिंपल फॉर्म यानी कि सिंगल फॉर्म में लिख दिया। सिंपल फॉर्म बोल दो चाहे सिंगल फॉर्म बोल दो, एक ही बात है, सिंगल फॉर्म में लिखना है इनको। इनके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ नहीं आएगा, पेंटा पुंटा कुछ नहीं आएगा इनके साथ। ठीक है ना, तो ये हमने याद रखना है कि जो डब्बे के बाहर है उनको सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी काउंटर आयन को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि जब भी मैं नाम लिखता हूं बेटा, जब भी मैं नाम लिखता हूं तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलता हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखना है, सूरज लिखना है, ठीक है ना, तो सूरज में क्या लिख रहा हूं, सूरज, ऐसा, यानी कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं। ठीक, चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो बेटा, ठीक, हमें क्या चलना है, लेफ्ट से राइट। ऐसा तो नहीं है हम कि राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, नहीं, ऐसे नाम लिखे जाते हैं, जो ऐसे नाम लिखते हैं वो गलत लिखते हैं बेटा। ठीक है ना, हम नाम, ये एक पद्धति होती है नाम लिखने की, एक सीक्वेंस होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट से राइट ही चलना है हमेशा। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं नाम लिखता हूं तो मुझे यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट चलना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा लेफ्ट साइड कोई काउंटर आयन है, अगर है तो सबसे पहले उसका नाम लिख लो, फिर हमें ब्रैकेट के अंदर चलना है। ठीक है, और अगर काउंटर आयन लेफ्ट साइड नहीं है, सीधा ब्रैकेट है, यानी काउंटर आयन अगर राइट साइड है तो पहले सीधा ब्रैकेट को करो, फिर उसके बाद लास्ट में काउंटर आयन लिखो राइट साइड, है ना, यानी पहले लेफ्ट वाले को कंप्लीट, देन ब्रैकेट। ठीक, और अगर मैंने बोला ये लेफ्ट वाला नहीं है, केवल राइट वाला काउंटर आयन है, तो पहले ब्रैकेट और देन ये राइट वाला काउंटर आयन। ठीक है ना, इस तरह से, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट तक हम यहां पर नेमिंग में चलते हैं। आईपीएससी नाम जो है कहां से कहां चलता है, फ्रॉम लेफ्ट से राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह से याद रखना बेटा। ठीक है, लेफ्ट से राइट हम आईपीएससी लिखेंगे यहां पर। ठीक, इसको मैं यहां पर रफ कर रहा हूं, किस तरह से आईपीएससी लिखना, आप ध्यान से सुन लेना। मैंने बोला डब्बे के बाहर जो भी चीज है उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब जो आया अंदर डब्बा, यानी कि ये ब्रैकेट, ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, इसी के लिए सारी चीजें होती है, सारा झमेला इसी के लिए। इसका झमेला अच्छे से समझ लेना, फिर बहुत आसानी से तुम्हें यहां पर आईपीएससी आ जाएगी बेटा। जैसे तुम अंदर जाते हो डब्बे के अंदर, तो तुम्हें सबसे पहले जो दिखाई देगा सिंगल, जो सिंगल एलिमेंट होगा, जो डब्बे के अंदर सबसे पहले तुम जाते हो, यानी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर तुम सबसे पहले जाते हो, तो जो सबसे पहले तुम्हें दिखाई दे, जैसे तुम कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर एंटर हुए, जो सबसे पहले दिखाई दे वो अपने पास है सेंट्रल मेटल एटम। तो ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी सारे क्या है, लिगेंड्स। एक भी हो सकता है, एक प्रकार का भी हो सकता है, और एक से ज्यादा प्रकार के भी लिगेंड्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम सेंट्रल मेटल एटम की तरफ गए, जैसे हम स्फीयर के अंदर गए, तो पहले सेंट्रल मेटल एटम देखने को मिला, देन लिगेंड्स देखने को मिला। लेकिन मिला तो सेंट्रल मेटल एटम पहले देखने को और लिगेंड्स बाद में देखने को मिले, लेकिन लिगेंड्स सबसे पहले लिखना है, ये मैं बना रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना है, लिगेंड्स लिखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लिगेंड्स कैसे लिखना है, अगर एक ही टाइप्स के लिगेंड्स है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप, मैनी काइंड्स ऑफ लिगेंड्स हैं, बहुत सारे काइंड्स ऑफ लिगेंड्स हैं, तो वहां पर क्या करना है, लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है,
अल्फाबेटिक, लिगेंड्स को कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर। लिगेंड्स को लिखना है बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है ना। लिगेंड्स में भी अपने पास याद रखना है कि हो सकता है कुछ लिगेंड्स मोनोडेंटेड हो, मोनोडेंटेड हो, ठीक है बेटा, हो सकता है पॉलीडेंटेड हो या फिर बाइडेंटेड हो, ठीक है, पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड। इस बात को याद रखना कि जैसे हम डब्बे के अंदर गए, सबसे पहले हमने लिगेंड्स को देखा तो सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन लिखा किसको सबसे पहले? लिगेंड्स को, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक। उसमें अगर सबसे पहले देखा कि हो सकता है लिगेंड्स में मोनोडेंटेड हो या बाइडेंटेड हो, सारे के सारे मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं, सारे के सारे बाइडेंटेड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं मोनोडेंटेड हो, तो मोनोडेंटेड की संख्या अगर क्या हो? 2, तो उस 2 के लिए लगता है बेटा यहां पर डाई। अगर उसकी संख्या 3 हो तो 3 के लिए लगेगा ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। इस तरह से याद रखना, ठीक है। ऐसे अगर मैं पॉलीडेंटेड की बात करता हूं, पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड, अगर वो बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बेटा 2 हो तो उसको बिस यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यूज करेंगे? बिस। जैसे इसको डाई यूज कर रखा ना 2, तो यहां पर क्या करेंगे? बिस यूज करेंगे। 3 को हम यूज करेंगे क्या? ट्रिस। 4 को हम यूज करेंगे क्या? टेट्राकिस। इस तरह से, ठीक है, टेट्राकिस, डबल एस नहीं है बेटा, एक ही एस, टेट्राकिस, ठीक है ना। याद रखना कि हम बिस और ट्रिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेट्राकिस वाला हमारे पास जनरली आता नहीं है, ठीक। यहां पर बिस और ट्रिस तक ही आता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना, तो या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, इसी तरह से बिस ट्रिस तक आता है। तो इसको याद रख लेना कि जैसे हम सेंट्रल मेटल एटम, जैसे हम स्पेयर के अंदर गए तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम देखेंगे, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम को लिखना पहले नहीं है, सबसे पहले लिगेंड्स को लिखना है। लिगेंड्स अगर मोनो, अपने पास लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अब वो लिगेंड्स हो सकता है 2 प्रकार के हो, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ठीक है। तो मोनोडेंटेड अगर 2-3 में हो तो इस तरह से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा चलेगा, और अगर पॉलीडेंटेड हो या फिर बाइडेंटेड हो तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरह से चलेगा। उसके बाद जैसे ही सारे लिगेंड्स अपने पास कंप्लीट हो गए, लिगेंड्स का नाम हमने लिख दिया, उसके बाद लिखना है बेटा हमने किसका? सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है, ठीक। और सेंट्रल मेटल एटम को हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखा जाएगा, यानी कि विद ऑक्सीडेशन स्टेट, विद ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखना है? रोमन नंबर में। इसको भी याद रखना है, रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ठीक है ना। ये चीज ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखना है। अब यहां पर एक बात याद रखना है, जैसे तुम सेंट्रल मेटल एटम लिख रहे हो ना बेटा, तो वो जैसे यहां पर सेंट्रल मेटल एटम लिख रहे हो, तो जैसे ये ब्रैकेट मेरे पास है, ठीक, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये भी कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कब? पहले से पॉजिटिव चार्ज उसने दे रखा है। ये पॉजिटिव चार्ज अगर उसने पहले से दे रखा है, इस बात को याद रखना, पहले से, मैं यहां पर लिख दिया हिंदी में पहले से, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पहले से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉजिटिव चार्ज अगर पहले से है बेटा, तो क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमें आयन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? आयन ऐड करना है। आयन क्या करना है? ऐड करना है। कहां पर? एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के लास्ट में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड में हमें क्या आयन, क्या ऐड करना है? आयन ऐड करना है। इस बात को याद रख लेना। और अगर वो स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज हुआ, वो नेगेटिव चार्ज चाहे पहले से हो चाहे बाद में आए, ये नेगेटिव चार्ज चाहे पहले से हो, पहले इसमें लिख लीजिएगा, पहले से हो या बाद में आए, बाद में आए, ठीक है, पहले से हो या बाद में आए। ये बाद में क्या है, पहले से क्या है, उसको हम आगे समझेंगे अच्छे से। पर पहले से अगर वो नेगेटिव चार्ज स्पेयर के ऊपर है या फिर बाद में आए, उसको पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसी को पहले समझ लेते हैं। मान लीजिएगा कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये चीज, ठीक है,
क्या यहां पर हमारे पास कोई भी यहां पर क्या है, काउंटर आयन नहीं है, तो यहां स्फीयर के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। अगर स्फीयर के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो हमें क्या ऐड करना है, हमें क्या ऐड करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड में हमें आयन ऐड करना है, इस बात को याद रखना है। और ये नेगेटिव वाला चाहे पहले से हो, जैसे यहां पर पहले से मैंने नेगेटिव ले लिया, 2 नेगेटिव, ठीक, या फिर नेगेटिव वाला अपने पास बाद में आए, जैसे मैंने यहां पर देखा ये K4 है ना, इस K4 को हटा के तब बाद में नेगेटिव आ रहा है। हरी बात समझ, यानी कि चाहे बाद में नेगेटिव आए, यानी कि काउंटर आयन को हटा के चाहे नेगेटिव आए, चाहे पहले से नेगेटिव दे रखा हो ऐसा, तो उस कंडीशन में हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। हमें क्या क्या ऐड करना है, हमें सबसे पहले तो 8 ऐड करना है, 8 को ऐड करना है। कहां पर ऐड करना है, एट द एंड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, हमें सेंट्रल मेटल एटम के एंड में क्या करना है, 8 ऐड करना है, ATE 8। कैसे, किस किस को हटा के, इसको 8 को लगाना है, किसको रिप्लेस करके, ठीक है ना, 8 को लगाना है किसको रिप्लेस करके, अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में IUM हो या फिर हो सकता है OUS हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का लास्ट का IUM हटा तो 8 लगा दिया, एल्यूमिनेट। ऐसे मान लीजिए फेरस, OUS है लास्ट में, तो OUS को हटा के 8 लगा दिया, फेरेट। तो इसको याद रखना कि जिसके लास्ट में IUM या फिर OUS हो सेंट्रल मेटल एटम के, तो उसमें हमें 8 जोड़ना है अगर डब्बे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, चाहे पहले से हो चाहे बाद में हो, ठीक। दूसरा हमें क्या ऐड करना है, यहां पर दूसरा हमें क्या लिखना है, अगर वो नेगेटिव चार्ज पहले से है, बाद में नहीं, अगर वो नेगेटिव चार्ज पहले से है तो हमें आयन भी ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर नेगेटिव चार्ज पहले से है तो आयन भी ऐड करेंगे, आयन भी ऐड करना है, आयन भी ऐड करना है सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल मेटल एटम नहीं, आयन भी ऐड करना है कहां पर, तो आयन भी ऐड करना है बेटा, आयन भी ऐड करना है, कहां पर ऐड करेंगे, आयन भी ऐड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। जैसे हम इसके साथ आयन ऐड कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। अब देखना, एक बात ध्यान सुनना, जैसे यहां पर पहले से नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव के साथ क्रोमियम है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम है, क्रोमियम का IUM हटेगा, क्रोमेट बनेगा, तो ये पहले से नेगेटिव है तो क्रोमेट भी बन गया। साथ साथ जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी निकालूंगा, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में आयंस भी लगाऊंगा। लेकिन यहां पर अगर मैंने बात करी, यहां पर पहले से यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं था, बाद में नेगेटिव चार्ज आया, बाद में नेगेटिव चार्ज आया, तो केवल ये जो फेरस है, फेरस का OUS हटेगा, इसके साथ फेरेट आएगा, लास्ट में आयंस नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पहले से नहीं था। अगर नेगेटिव चार्ज पहले से होगा तभी आयन आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज पहले से नहीं है तो आयन नहीं आएगा, केवल 8 ही आएगा, यहां पर 8, यहां पर भी 8, ठीक है ना। आयन तब आता है जब पहले से नेगेटिव हो, ठीक है। तो इस बात को याद रख लेना, ये पाई चार्ट अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें जब भी IUPAC करनी है बेटा, तो IUPAC में अपने दिमाग में एक पाई चार्ट बनाना है कि हमें लेफ्ट से राइट क्या करना है, ये IUPAC नेम लिखना है। तो हमें जो बाहर वाले होंगे काउंटर आयन, उनको सिंपल फॉर्म में लिखना, उसका कोई हमें बाई डाइट कुछ भी नहीं लगाना है। फिर हमने सीधा ब्रैकेट के अंदर आना है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आना है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हमें दिखाई सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम देगा, लेकिन हमने करना किसको, सबसे पहले लिगेंड्स को। लिगेंड्स को लिखना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड्स जैसे हम लिखेंगे, तो अगर मोनोडेंटेड है तो उसके साथ बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरह से लगेगा, ठीक है बेटा। अगर बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड है तो बिस, ट्रिस इसी तरह से लगेगा, ठीक, उसको लिख दिया। उसके बाद हमने सेंट्रल मेटल एटम पे चलना है। सेंट्रल मेटल एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखा जाकर, ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन भाषा में लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं, इस बात को याद रख लेना। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर जैसे हमने यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को लिख रहे हैं, तो अगर डब्बा
अपने पास पहले से पॉजिटिव है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो आयंस लगाना है डब्बे पे। आयंस अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो आयन ऐड करना है कहां पर, ऑक्सीडेशन स्टेट के लास्ट में। और अगर डब्बे पे पहले से नेगेटिव चार्ज है या फिर बाद में नेगेटिव चार्ज आए, और अगर नेगेटिव चार्ज डब्बे पे आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, तो उस पे नेगेटिव चार्ज अगर पहले हो चाहे बाद में हो तो 8 हमें ऐड करना है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में किस किस को हटा के, IUM को हटा के, OUS को हटा के, इस बात को याद रख लेना, 8 ऐड करना है। और साथ ही साथ जिस डब्बे पे नेगेटिव चार्ज पहले से हो उसमें हमें आयंस भी ऐड करना है, कहां पर, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। आई बात समझ में, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज पहले पाई चार्ट को तुम्हें रटना है अच्छे से, और तब जाके इसकी तुम्हें IUPAC समझ में आएगी अच्छे से। पहले इस पाई चार्ट को रट लो, इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल तुम्हारे सामने दूंगा, तब वैसे हमें IUPAC करना है। ठीक है, देख लो बेटा पहले इसको अच्छे से, छाप ले बेटा इतना। अब हम इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं, इसके एग्जांपल लेके, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल लेके समझते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं, इस पाई चार्ट को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। ये अपने पास हमने एग्जांपल लिए हैं बेटा। ठीक है, कुछ यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनके मुझे IUPAC करना है, तो कैसे करना है देखो। मैंने पाई चार्ट में अभी बताया, जैसे अपने पास सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अपने पास फेवरेट वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा था ये K4FeCN का होल 6। अगर मुझे इसका IUPAC करना है तो IUPAC करने के लिए सबसे पहले मैं चार्ट देखूंगा। चार्ट में मैंने क्या बोला कि IUPAC करना लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट अगर करेंगे तो सबसे पहले बाहर वहां पर काउंटर आयन आएगा। काउंटर आयन को हमें सिंपल लिखना है, ठीक है ना। यहां पर ये काउंटर आयन है, यहां पर काउंटर आयन, ये चीज अपने पास K4 है, ठीक है, पोटेशियम। इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे, ये बाहर है, इसको सिंपल पोटेशियम पढ़ना है, एक बात याद रखना। तो मैंने यहां पर रखा पोटेशियम, मैंने यहां पर रखा क्या, पोटेशियम। इसका IUPAC अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्या रख रहा हूं यहां पर, पोटेशियम। ठीक है, इसको पोटेशियम लिख दिया। ठीक, ये बाहर वाले को हमने सिंपल लिख दिया, क्योंकि अगर IUPAC मुझे करनी है तो लेफ्ट से राइट चलना पड़ेगा। सबसे पहले लेफ्ट में हमें क्या मिला, पोटेशियम मिला, तो मैंने ये पोटेशियम लिख दिया। अब मैं जैसे आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास ये डब्बा बीच में आता है, ये ब्रैकेट आता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम जैसे चलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लिगेंड्स। हमें लिखना क्या है सबसे पहले, लिगेंड्स। जैसे हमने यहां पर भी समझा था कि जैसे कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, लिगेंड्स लिखने होते हैं। और लिगेंड्स कैसे लिखना होता है, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली तो हमें तब लिखना होता है लिगेंड्स कि जब हमारे पास लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो, लेकिन यहां पर केवल एक ही टाइप्स के लिगेंड्स है, CN। ठीक, तो CN को हमने लिखना है साइनाइड। ठीक है, ये साइनाइड अपने पास है, साइनाइड ग्रुप अपने पास है, इसको मुझे लिखना है। कितने साइनाइड हैं, 6 साइनाइड है, तो 6 को हम क्या बोल देंगे यहां पर, हेक्सा। क्या बोल देंगे, हेक्सा। ठीक है, यानी कि पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा मतलब 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 है, हेक्सा आ गया। मोनोडेंटल लिगेंड्स है, मोनोडेंटल लिगेंड्स अगर जितने होंगे उसके हिसाब से उसका नाम पड़ेगा। जैसे मोनोडेंटल लिगेंड्स है, मोनोडेंटल लिगेंड्स यहां पर 6 हैं, तो 6 के लिए हम बोलते हैं हेक्सा। 5 होते तो पेंटा, 4 होते तो टेट्रा, इस तरह से हमने बोलना था। हम बात कर रहे हैं यहां पर मोनोडेंटल लिगेंड 6 है तो हेक्सा नाम आ गया। ठीक, और क्या है, 6 साइनाइड है, और साइनाइड को यहां पर साइनाइड नहीं पढ़ेंगे, यहां पर साइनाइड को क्या पढ़ेंगे, या तो साइनो पढ़ेंगे या साइनाइडो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, या तो साइनो पढ़ेंगे, साइनो, या तो साइनो लिख लो। ठीक, साइनो क्या है, अपने पास ओल्ड फैशन है। ठीक, और अगर हम यहां पर साइनो की जगह साइनाइडो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइनाइडो भी लिख सकते हैं। साइनो लिखो, साइनाइडो लिखो, दोनों ही सही होते हैं। साइनो अपने पास ओल्ड फैशन में होता है और साइनाइडो मॉडर्न तरीके से लिखा जाता है, मॉडर्न फैशन में साइनाइडो लिखा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्यादा प्रेफरेंस हम जो है साइनाइडो को देते हैं, यानी कि आइडो वाले को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो मॉडर्न है। ठीक है, लेकिन गलत आपका नहीं होगा। अगर आप साइनो भी लिख रहे हैं, साइनाइडो भी लिख रहे हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर दोनों कभी ऑप्शन में आए, साइनो साइनाइडो, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, साइनाइडो को, यानी कि जो मॉडर्न तरीका है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इस बात को याद रख लेना। तो हम यहां पर साइनो साइनाइडो कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने मान लीजिए साइनो लिखा तो क्या हो गया, यहां पर काउंटर आयन पोटेशियम हो गया। इस पेयर के अंदर चले तो सबसे पहले लिगेंड्स क्या, हेक्सा साइनो। ठीक है, हेक्सा साइनो हो गया, लिगेंड सारे खत्म। अब मुझे लिगेंड सब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद लिखना होता है सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम देखूंगा मैं, क्या है, फेरस। आयरन अपने पास है, यानी कि फेरस इसको बोलते हैं बेटा। और सेंट्रल मेटल एटम अपने पास फेरस है, तो क्या मुझे फेरस लिखना है
क्या मुझे फेरस लिखना है? यहां पर ध्यान से सुन लेना कि अगर डब्बे पे पहले से नेगेटिव चार्ज हो या फिर बाद में नेगेटिव चार्ज आए तो 8 लगेगा, ठीक, 8 लगेगा। जिस सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में IUM होगा या OUS होगा उसको रिप्लेस करके क्या लगेगा? 8 लगेगा। जैसे ध्यान से सुनना कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर मैं इस काउंटर आयन को यहां से हटाता हूं, मान लीजिए इस काउंटर आयन को यहां से हटाता हूं, तो क्या मुझे पता है कि यहां पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा? इतना मुझे पता है। यहां पर क्या आएगा? 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको यहां पर लिखना नहीं है, बस अपने दिमाग में रखना है कि अगर यहां से 4 पॉजिटिव हटाऊंगा तो यहां पर 4 नेगेटिव आएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, अपने दिमाग में याद रखना बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बन गया तो फेरस की जगह क्या आएगा? OUS हटेगा लास्ट का फेरस में से और 8 लग जाएगा, यानी कि फेरस की जगह फेरेट बन जाएगा। तो अपने पास यहां पर क्या बन रहा है? फेरेट। क्या बन गया? फेरेट बन गया, ठीक है ना। तो फेरेट हमने लिख दिया सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन जब भी सेंट्रल मेटल एटम को लिखा जाता है तो सेंट्रल मेटल एटम को जब हम लिख रहे हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने रोमन नंबर में लिखनी है। तो अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +2। हमने अभी भी देखा इसको निकाल के कि यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो ये फेरेट के बाद मैंने क्या लिख दिया? +2। इस तरह से रोमन भाषा में ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है बेटा। तो इतना अपने पास समझ में आता है। यहां पर 4 नेगेटिव बाद में आया, ये नेगेटिव पहले आए। सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में 8 लगेगा अगर डब्बा नेगेटिव बन रहा हो, या पहले से या बाद में, ठीक है ना। तो ये चीज अपने पास हो गया। सिंपल सा तरीका हमने क्या करा, सबसे पहले लेफ्ट में देखा कुछ है, ठीक है, कुछ है, तो वो पोटेशियम है डब्बे से बाहर, उसको सिंपल लिखा, उसको सिंगल फॉर्म में लिखा, उसको डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखा, उसको सिंपल लिखा पोटेशियम। फिर उसके डब्बे के अंदर आए, यानी कि स्पेयर के अंदर आए, तो सबसे पहले लिगेंड्स लिखने हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। तो ये अपने पास हो गया। सेंट्रल मेटल एटम को हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखना था, वो लिख लिया, ठीक। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर, ये हमने दिमाग में रखना है, यहाँ पर लिखना नहीं है। तो इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये इस तरह से मैंने हटा दिया, नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो ये अपने बात हमें समझ में आती है। अब अगर मैं इस वाले को करता हूँ, इसको, ठीक, इस वाले को अगर मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या इसके लेफ्ट साइड में कुछ है, क्या इसके डब्बे के बाहर कुछ है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। इसका मतलब हमें सीधा डब्बे के अंदर चलना है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर चलना है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले मैं किसको देखूंगा? ये है लिगेंड्स, ठीक है। CO अपने पास लिगेंड्स है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोला जाता है बेटा इसको? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल यहाँ पर मोनोडेंटल लिगेंड्स है। मोनोडेंटल लिगेंड्स कितने हैं? 4। तो 4 जब मोनोडेंटल लिगेंड्स हो तो यूज क्या होगा? टेट्रा। क्या यूज होगा? टेट्रा। और क्या है ये टेट्रा? क्या है? 4 कार्बोनिल। तो लिख दिया कार्बोनिल। क्या लिख दिया? कार्बोनिल, ठीक है बेटा, टेट्रा कार्बोनिल। ये इस तरह से मैंने लिख दिया टेट्रा कार्बोनिल। अब मैं देखूंगा निकिल। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया? लिगेंड्स को कंप्लीट कर दिया। अब सेंट्रल मेटल एटम आता है निकिल। एक बात ध्यान रखना, क्या यहां पर निकिल की अगर मैं बात करता हूं, क्या डब्बे पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसके साथ कुछ ऐड नहीं करना है, सिंपल निकिल लिखना है। क्या लिखना है? निकिल लिखना है। तो यहां पर मैं आगे लिख रहा हूं निकिल, ठीक, ये मैंने निकिल लिख दिया। अच्छा, मैंने निकिल लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का निकिल के साथ अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूं यहां पर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आता है 0। क्यों आता है? क्योंकि यहां पर ये CO जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है अपने पास, जिस वजह से यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या आ रहा है? न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो वो 0 ऑक्सीडेशन यानी न्यूट्रल है, तो बस इसको इतना ही लिखना है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे हम अगर नेक्स्ट करते हैं बात इसकी कि यहां पर जो है क्रोमियम, अगर मैं इस स्पेयर को देखूं तो लेफ्ट साइड में कुछ है नहीं, सीधा स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसके अंदर जो है सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ये EDTA क्या है? लिगेंड्स। तो पहले हमें लिगेंड्स को लिखना है। पहले हमें क्या लिखना है? लिगेंड्स। तो लिगेंड्स अपने पास है EDTA यानी इथिलीन डायमीन, ठीक है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। पहले इसको लिख लो। तो क्या लिख रहे हैं? इथिलीन डायमीन। अच्छा बेटा, इसको हम इथिलीन डायमीन लिख दिया, इथिलीन डायमीन। फिर इसको आगे क्या लिखना है? टेट्रा एसिटेट लिख दिया।
इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, इतना तो लिख दिया, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, ठीक। लिगेंड्स कंप्लीट हो गए। अब सेंट्रल मेटल एटम, अब देखना सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट यहां पर क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम है, ठीक। अब ये डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज होगा, डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके लास्ट में हमें क्या जोड़ना है, आयन जोड़ना है। तो अगर मैं यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लिख रहा हूं, ये लिगेंड्स लिख दिया अपने पास, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इसके साथ क्रोमियम, इसके साथ ही मैं यहां पर नीचे लिख लेता हूं क्रोमियम, क्या लिख रहा हूं, क्रोमियम, ये क्रोमियम लिख दिया। अब क्रोमियम में देखना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहां पर क्रोमियम की, बेटा यहां पर ये EDTA अगर बोले तो इसकी -4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। -4 जब अगर मैं वहां लेके जाऊं, दूसरी साइड लेके जाऊं तो वो +4 होगा, +4 और +2 यहां पर हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब है क्रोमियम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं ये +6 यहां पर लिख दूंगा रोमन भाषा में, ठीक। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। क्या इस डब्बे पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि अभी हमने हमारी वजह से पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, या फिर हमने कोई भी यहां पर काउंटर आयन नहीं था जिसको हटा के पॉजिटिव चार्ज आया। ये क्वेश्चन वाले ने खुद पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसलिए हमें इसके लास्ट में क्या लिखना है, आयन लिखना है बेटा। तो लिख दिया अपने पास, ये पूरा का पूरा नाम हो गया इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट क्रोमियम, क्रोमियम 6 आयन। यहां पर इस तरह से अपने पास हो गया इसका नेम, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात यह है, जब भी तुम आईपीएससी कर रहे हो ना बेटा, जब भी तुम आईपीएससी करोगे तो सबसे पहला जो यहां पर आईपीएससी का जो रूल होता है कि जब भी तुम आईपीएससी कर रहे हो तो सबसे पहला जो अपने पास लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला लेटर, जैसे हमने यहाँ पर P बोला कैपिटल है, उसके बाद सारे लेटर स्मॉल में चलेंगे, सारे लेटर स्मॉल में चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और बीच में किसी के बीच में भी कोई गैप नहीं आएगा, यानी कि ना गैप आएगा ना कॉमा आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब आपस में चिपकते हुए चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ बोला पोटेशियम, तो उसके बाद हेक्सा के लिए कोई गैप नहीं दिया, पोटेशियम हेक्सा पूरा एक साथ चिपका के लिखा, पोटेशियम हेक्सा, फिर साइनो भी उसके साथ चिपका के, पोटेशियम हेक्सा साइनो, फिर फेरेट भी उसके साथ चिपका के। इसका मतलब है कि हमें गैप नहीं देना होता है, सबसे पहला वाला कैपिटल लिखना होता है और फिर उसके बाद सारे स्मॉल में चलेंगे, और स्मॉल में जब चलेंगे तो किसी के बीच में हमें गैप नहीं देना है, इस बात को विशेष ध्यान रख लेना है। तो ये चीजें हमने यहां पर करी हैं इसके बेस पे, ठीक है ना। ये चीजें, ये आईपीएससी का रूल होता है बेटा यहां पर, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये जो कंपाउंड है, अगर मुझे इसकी आईपीएससी लिखनी है, मान लीजिए अगर मैं इसकी आईपीएससी लिख रहा हूं, तो क्या इसके लेफ्ट साइड कुछ है, नहीं है लेफ्ट साइड कुछ, सीधा अंदर है डब्बे के अंदर। तो डब्बे के अंदर सबसे पहले यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, लेकिन उसको बाद में लिखना है, पहले क्या लिखने, लिगेंड्स। तो यहां पर 2 टाइप्स के लिगेंड्स हैं, यहां पर क्या है बेटा, 2 टाइप्स के लिगेंड्स हैं अपने पास। एक तो ये वाटर वाला है जिसको एक्वा हम पढ़ेंगे, दूसरा अपने पास NO जिसको नाइट्रोसिल हम पढ़ते हैं। तो अगर यहां पर इसको हम देखते हैं कि हम सबसे पहले लिगेंड्स लिख रहे हैं, तो यहां पर वाटर को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, AQ एक्वा और N फॉर नाइट्रोसिल, ठीक है, NO को हम बोलते हैं नाइट्रोसिल, तो यहां पर N फॉर नाइट्रोसिल। अब एक बात ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला था कि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स आएंगे तो लिगेंड्स को मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखूंगा, आई बात समझ में। तो सबसे पहले अगर बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर A फॉर एक्वा, N फॉर नाइट्रोसिल, 2 प्रकार के लिगेंड्स आ रहे हैं, A फॉर एक्वा, N फॉर नाइट्रोसिल। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, A अल्फाबेट पहले आता है तो एक्वा लिखा जाएगा, और एक्वा कितने हैं, 5 एक्वा हैं, कितने हैं, 5। तो हम यहां से शुरू कर देंगे सीधा क्या, पेंटा, और फिर उसके बाद क्या, एक्वा, पेंटा एक्वा लिख दिया, पेंटा एक्वा। अच्छा, पेंटा एक्वा के बाद क्या आएगा, एनो, एन से है ना, ये लिगेंड्स दूसरा वाला, ये क्योंकि पहला वाला लिगेंड्स कंप्लीट हो गया, अब दूसरा वाला लिगेंड्स। नाइट्रोसिल कितना है, एक ही NO है तो एक ही बार नाइट्रोसिल आएगा, ठीक। तो यहां पर आगे क्या कर दिया, इसी के साथ चिपकाते हुए नाइट्रोसिल, क्या कर दिया बेटा, नाइट्रोसिल, ठीक, इस तरह से कर दिया नाइट्रोसिल। अब मैंने लिगेंड्स जब कंप्लीट करे, अब मुझे सेंट्रल मेटल एटम लिखना है। तो एक बात ध्यान सुनना, मैं सेंट्रल मेटल एटम को लिखते समय एक बात ध्यान रखूंगा कि क्या डब्बे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है या नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो 8 लगेगा सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में, लेकिन अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर 8 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो ये राइट साइड अपने पास SO4 है, सल्फेट आयन है। तो अगर मैं सल्फेट आयन को यहां से हटाता हूं, SO4 2 नेगेटिव को हटाता हूं, तो मुझे पता है यहां पर डब्बे के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज डब्बे के ऊपर आएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखना नहीं है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा डब्बे के ऊपर, ठीक है। यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज डब्बे के ऊपर आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि अब मैंने ये लिगेंड्स तो कंप्लीट कर लिए, सेंट्रल मेटल एटम लिखूंगा। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? फेरस। अब फेरेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डब्बे के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है, तो इसको सिंपल हम फेरस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फेरस, ठीक। अच्छा, इसमें यहां पर आयरन भी लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हैं, फेरस लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? फेरस। अब फेरस लिख दिया, अब फेरस को ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं यहां पर देखता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं बेटा, वैसे मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है कि अगर इनसाइड कॉम्प्लेक्स में देखता हूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने इस SO4 को यहां से हटाया तो डब्बे पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसे NO का क्या होता है? -1 चार्ज, और H2O होता है न्यूट्रल लिगेंड्स। तो इस न्यूट्रल को हटा के ये -1 उधर जाके +1 होगा, +1 और +2 क्या हो जाएगा? +3। तो यहां पर +3 चार्ज आएगा, तो हम क्या करेंगे? यहां पर रोमन भाषा में +3 लिख दिया, ये चीज, ठीक है। ये लिख दिया हमने सेंट्रल मेटल एटम को भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। क्या अब राइट साइड कुछ है? बिल्कुल राइट साइड कुछ है, क्योंकि राइट साइड यहां पर SO4 अभी है, तो उसको लिखना है अब, ठीक है ना। हम पहले यहां से लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो लास्ट में यहां पर SO4 बच रहा है। SO4 को क्या बोलते हैं बेटा? सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। तो यहां पर लास्ट में फिर क्या जोड़ देंगे हम? सल्फेट। यहां पर आगे जगह नहीं है, तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, क्या? सल्फेट, ये चीज। पर इसको चिपका के हुए चलना है यहां पर, ठीक है ना। तो इस तरह से एक बात ध्यान रखना। तो ये चीजें अपने पास हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में लिख रहा हूं, तो क्या इसके लेफ्ट साइड कुछ है? नहीं है, सीधा डब्बे के अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम है। ये सेंट्रल मेटल एटम को बाद में लिखना है, पहले किसको लिखना है? ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स। तो यहां पर देखो, ये ऑक्सलेटो होता है और ये ब्रोमो होता है, तो B4 ब्रोमो, O4 ऑक्सलेटो। तो अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है? ब्रोमो पहले आ रहा है। तो ये ब्रोमो क्या है? मोनोडेंटल लिगेंड्स हैं, और मोनोडेंटल लिगेंड्स अगर 2 हैं तो क्या लगेगा? डाई लगेगा। तो इस तरह से मैंने यहां पर लिखा डाई, और ब्रोमो को लिख दिया ब्रोमो। अच्छा बेटा, इसको अगर ब्रोमो भी लिख सकते हैं, इसको ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं। जैसे हेलोजन अपने पास होते हैं ना, तो हेलोजन अगर लिगेंड्स हो, यानी कि डब्बे के अंदर हो, जैसे फ्लोरो है, तो फ्लोरीन को फ्लोरो भी लिख सकते हैं, फ्लोराइडो भी लिख सकते हैं। क्लोरीन को क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। ब्रोमीन को ब्रोमो भी लिख सकते हैं, ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आयोडीन को आयोडो भी लिख सकते हैं, आयोडाइडो भी लिख सकते हैं। तो ये क्लोरो ओल्ड फैशन, क्लोराइडो मॉडर्न फैशन, दोनों ही सही हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ऐसे अगर मैंने बात करी यहां पर कि B4 ब्रोमो, Br में यहां पर ब्रोमो अपने पास है, ब्रोमो भी लिख सकते हो, ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ब्रोमो ओल्ड फैशन है, ब्रोमाइडो नया फैशन है। तो यहां पर मान लीजिए हमने ब्रोमो लिख दिया। क्या लिख दिया? ब्रोमो लिख दिया कि डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो है। अब O4 आएगा ऑक्सलेट, तो ये ऑक्सलेट या क्या है बेटा? ये बाइडेंटल लिगेंड्स है, और बाइडेंटल लिगेंड्स की संख्या क्या है? 2। जब बाइडेंटल लिगेंड्स 2 हो, जब बाइडेंटल लिगेंड्स क्या हो बेटा? 2। जब बाइडेंटल लिगेंड्स 2 हो, तो वहां पर डाई की जगह डाई नहीं आएगा, डाई की जगह क्या आएगा? 20। अगर 3 हो तो ट्रिस आएगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड जब भी 2 या 3 हो तो 20 या ट्रिस इस तरह से आएगा, इस बात को याद रख लेना। तो यहां पर ऑक्सलेट अपने पास बाइडेंटल लिगेंड्स हैं, तो यहां पर बाइडेंटल लिगेंड्स और वो भी 2 हैं, 2 हैं, तो यहां पर 20 आएगा। क्या आएगा? 20, ठीक। और ये OX को ऑक्सलेटो पढ़ते हैं, तो 20 ऑक्सालेटो, ठीक है, 20 ऑक्सालेटो, ये हो गया 20 ऑक्सालेटो, ठीक। अब हमने सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, कोबाल्ट, और यहां पर देखो डब्बे पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो कोबाल्ट की जगह क्या हो जाएगा? कोबाल्ट के लास्ट में क्या लगेगा? 8, कोबाल्टेट हो जाएगा। तो क्या हो गया यहां पर? कोबाल्टेट, इस तरह से कोबाल्टेट। हमने सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया, कोबाल्टेट। अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ब्रोमीन का क्या होता है बेटा? ब्रोमीन का -1, तो 2 ब्रोमीन का -2 यहां पर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ऑक्सलेट का -2 होता है, तो 2 ऑक्सलेट का -4 हो जाएगा, ठीक। अंदर टोटल -6,
उधर जाएगा +6 में से -3 हटाओगे तो +3 यहां पर चार्ज आएगा सेंट्रल मेटल एटम पे। तो यहां पर इसको हमने इस तरह से 3 लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, क्या यहां पर नेगेटिव चार्ज पहले से था बेटा? यहां पर नेगेटिव चार्ज पहले से था। पहले से मतलब कि हमने हमारी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया। जैसे यहां पर हमारी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा था ना, कि अगर मैं इसको हटा रहा था इस काउंटर आयन को, तब इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ठीक, तो हमने सेंट्रल मेटल एटम के साथ फेरेट तो जोड़ दिया, लेकिन लास्ट में हम आयन नहीं जोड़ रहे थे। लेकिन यहां पर पहले से नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज पहले से हो, नेगेटिव चार्ज पहले से हो तो 8 भी आएगा और साथ साथ आयन भी आएगा। आयन भी आएगा कहां पर? ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, जैसे हमारे पास पॉजिटिव वाले केस में आता है ऐसे ही। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हमारे पास, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या आने वाला है बेटा? यहां पर आयन भी आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। तो ये अपने पास इसका पूरा आईपीएससी हो चुका है। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के लास्ट में आयंस आएगा। तो समझ लीजिए लेफ्ट साइड कुछ है नहीं, सीधा हमारे पास ये सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है, लेकिन वो लिखना बाद में है। पहले ऐसे ये वाला लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ठीक है। अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे C4 यहां पर क्लोरीन और E फॉर इथिलीन, ठीक है। दोनों में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? क्लोरीन पहले आएगा, ठीक है। C4 क्लोरीन पहले आएगा, ठीक। तो इस क्लोरीन को हम लिखेंगे कितना है? मोनोडेंटल लिगेंड्स है, मोनोडेंटल लिगेंड्स की संख्या कितनी है? 2। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे यूज, इस तरह से डाई क्लोरो, क्या कर दिया बेटा? अच्छा, डाइक्लोरो भी लिख सकते हो, डाइक्लोराइडो भी लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने यहां पर क्लोराइडो लिख दिया, ठीक है। ये क्लोराइडो भी लिख सकते हो, क्लोरो भी लिख सकते हो बेटा। ये जो है मॉडर्न फैशन है क्लोराइडो करके, ठीक। और ओल्ड फैशन, मॉडर्न फैशन, दोनों में लिख सकते हो, दोनों ही सही होते हैं। लेकिन जब मैंने बार बार यही बोल रहा हूं, जब ऑप्शनल आए हैं आपके पास तो मॉडर्न फैशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है ना। तो क्या हो गया अपने पास? डाइक्लोराइडो, ये हो गया अपने पास डाइक्लोराइडो। फिर ये क्या है? इथिलीन डायमीन, बाइडेंटल लिगेंड्स है, बाइडेंटल लिगेंड्स है। तो जैसे यहां पर 20 आया, वैसे 20 यहां पर भी आएगा, 20 इथिलीन डायमीन, क्या आएगा? इथिलीन डायमीन। अच्छा बेटा, इस इथिलीन डायमीन को हम क्या बोल सकते हैं? इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हैं, ठीक, वो भी सही है, इथेन 1,2 डायमीन, या फिर सीधा डायरेक्ट इथिलीन डायमीन लिख दो, ये भी सही है, ठीक है ना। इथिलीन डायमीन, लिगेंड सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखते हैं तो ये इथिलीन डायमीन अपने पास जो है न्यूट्रल लिगेंड्स है, इसको हटा दिया। क्लोरीन, क्लोरीन पे -2 अगर आएगा उधर जाएगा तो +2 और एक डब्बे पे चार्ज +3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का आएगा +3, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना हमने अभी सीखा है, वैसे ही। तो यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक, इस तरह से। अच्छा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या इस डब्बे पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था? ठीक है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लास्ट में क्या आ गया बेटा? आयन। तो ये इसका नाम इतना हो चुका है अपने पास, ठीक है। ये चीजें अपने पास हो गया। नेक्स्ट अपने पास यहां पर ये है, ये क्या लेफ्ट साइड कुछ है? नहीं है। सीधा डब्बे के अंदर अगर चले तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिगेंड्स। तो ये भी सेम टू सेम ऐसे C4 क्लोरो और A फॉर अमाइंस, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अमाइंस पहले आएगा। ये अमाइंस मोनोडेंटल लिगेंड्स है, तो इसके लिए 2 अपने पास अगर ये हैं तो ये डाई अमाइन करके आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? इस तरह से डाई अमाइन, इस तरह से डाई अमाइन आ गया। डाई अमाइन के बाद क्या आएगा? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, इस तरह से डाई अमाइन के बाद आ गया डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डायमाइन, डाइक्लोरो। अब लिगेंड्स कंप्लीट। अब यह सेंट्रल मेटल एटम क्या है? प्लैटिनम। क्या है सेंट्रल मेटल एटम? प्लैटिनम। तो यहां पर लिख दिया प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम आ गया। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, अमाइंस। क्लोरीन पे -2 चार्ज, एक क्लोरीन पे -1 तो 2 क्लोरीन पे -2, बाद -2 तो अंदर इस पे आएगा +2 चार्ज। तो इसमें यहां पर लिख देंगे +2, ये इस तरह से, ठीक है, प्लैटिनम +2। यहां पर हमने लिख दिया। डब्बे पे ना तो पॉजिटिव है
तो ना पहले से पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसको सिंपल ऐसे लिखना है, आयन ओयन लिखने की जरूरत नहीं है, एट ओट लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है बेटा। अब इसको मैं समझा देता हूं, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखने को मिल रहे हैं, ये और ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका नाम कर रहा हूं, इसका नाम अगर हम कर रहे हैं तो किस तरह से हमें इसका नाम करना है, इसका नाम कैसे करना है, पहले हमें इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर को करना है, फिर इस कोऑर्डिनेशन को स्पेयर को करना है। लेकिन साथ साथ हमें इसका चार्ज भी देखना है। जब कभी तुम्हारे पास ऐसे दो डब्बे वाले आ जाएं, यानी कि दो दो स्पेयर एक साथ आ जाएं, तो क्या करना है, दूसरे वाला जो स्पेयर अपने पास होगा उस स्पेयर का हमें क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो जैसे हमने ये देखा दूसरा वाला स्पेयर ये है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर का आधा आधा नंबर बांट दो इस स्पेयर के ऊपर, यानी कि 3 इस वाले दूसरे वाले डब्बे पे और 3 इस पहले वाले डब्बे पे, इतना हो गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, जो पहला वाला डब्बा है उसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, जो दूसरा वाला डब्बा है उसको मान लेते हैं नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए तुम NaCl लिख रहे हो, कंपाउंड को लिख रहे हैं बेटा केमिस्ट्री में NaCl, तो Na पॉजिटिव पहले आता है, Cl नेगेटिव बाद में आता है, तो इसलिए पहले वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया ये 3-3 कैसे आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्या देखना है, दूसरे डब्बे पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर का आधा आधा हमें दोनों डब्बों पे डाल देना है। डाल दिया, उसके बाद पहला वाला डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप से लगा देना है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये लिखने का तरीका होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा हमने देखा। अब मैं इस डब्बे को लिख रहा हूं, जैसे इस डब्बे को लिख रहा हूं तो डब्बे के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स अपने पास अमाइंस है, और अमाइंस मोनोडेंटेट और कितने हैं, 6। तो 6 के टाइम पे क्या आ जाएगा, हेक्सा। क्या आ जाएगा बेटा, इसका नाम यहां पर हेक्सा, हेक्सा। और क्या है अमाइंस, तो क्या आ जाएगा अमाइंस, हेक्सा अमाइन। क्या आ जाएगा, हेक्सा अमाइन। और फिर अब क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट यहां पर है, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ये चीज हेक्सा अमाइन कोबाल्ट आ गया। अच्छा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट आ गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये NH3 न्यूट्रल है, ये 0 हो जाएगा, सीधा ये 3 पॉजिटिव चार्ज कोबाल्ट के ऊपर आ जाएगा, और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये डब्बा हमने लिख दिया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, इस तरह से। अब दूसरा डब्बा लिखना है। अब तुम क्या कर सकते हो, हल्का सा गैप दे सकते हो। जब हमारे पास 2 डब्बे आ जाए ना इस तरह से, तब हमें क्या करना है, हल्का सा गैप देना है, और फिर गैप देने के बाद फिर से कैपिटल से शुरू करना है। जैसे इस डब्बे के लिए पहले ये कैपिटल करा था और बाद में सब स्मॉल। फिर इस डब्बे के लिए भी हमें क्या करना है, हल्का सा गैप देना है यहाँ पर, और फिर यहाँ से कैपिटल शुरू कर देना है, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये दूसरे डब्बे का नाम है, दूसरे स्पेयर का नाम है। तो दूसरा स्पेयर जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ तो क्या है, यहाँ पर 6 Cn है, तो इसको हमने फिर से कैपिटल हेक्सा, ठीक। और यहां पर आगे जगह नहीं है तो यहां नीचे ही लिख लेते हैं इसको, यहां पूरा चिपकाते हुए हेक्सा, क्या Cn मतलब साइनो, हेक्सा साइनो भी कर सकते हो, हेक्सा साइनाइडो भी कर सकते हो। ये साइनाइडो क्या है, मॉडर्न फैशन है, तो हेक्सा साइनाइडो। और फिर ये क्रोमियम की जगह, क्रोमियम में IUM हटेगा क्योंकि डब्बे पे पहले से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पहले से तो नहीं है लेकिन बाद में नेगेटिव चार्ज आया ना, हमारी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, तो क्रोमियम की जगह क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमेट, क्रोमियम की जगह क्रोमेट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी निकालेंगे क्रोमियम की, इसकी भी यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हमने लिख दिया, ये इस तरह से, ठीक। क्या अब हमें आयन वगैरह लिखने की जरूरत है, नहीं, इसमें आयन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें पहले से यहां पर चार्ज नहीं दे रखा था, ये हमने डिसाइड करा चार्ज, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर इतना ही इसको लिख देना है, और इसके बाद इसको फुल स्टॉप कर दिया। इस तरह से ये पूरा का पूरा नाम अपने पास हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट अगर मुझे ये करना है, नेक्स्ट वाला अगर मुझे ये करना है, ठीक, इसको कैसे करना है, डब्बे के अंदर सबसे पहले देखा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक, उसको बाद में लिखना है। फिर ये सारे के सारे अपने पास लिगेंड्स हैं बेटा, ये सारे के सारे अपने पास लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स यहां पर अमाइंस भी है, A फॉर अमाइंस, B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो, A फॉर एक्वा, AQ एक्वा, AM अमाइंस, ठीक है ना, इस तरह से। अब अल्फाबेटिकली देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, देखो A 2 बार AA आ रहा है, तो ये अल्फाबेटिकली में पहले आ रहे हैं, लेकिन AM वाला पहले आता है, AQ वाला बाद, Q बाद में आता है, M पहले आता है, इसलिए पहले ये AM वाला लिखना है।
अमाइंस, और कितने अमाइंस हैं? एक ही अमाइंस है, मोनोडेंटेड है, ठीक है। तो सीधा अमाइंस से शुरू करना है, अमाइंस, ठीक है। फिर हमारे पास एक्वा, ए फॉर फिर एक्वा चलेगा, अमाइंस एक्वा, फिर बी फॉर ब्रोमो, और फिर सी फॉर क्लोरो, अमाइन एक्वा ब्रोमो, अमाइन एक्वा ब्रोमो, फिर सी फॉर क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। ब्रोमो भी कर सकते हो, ब्रोमाइडो भी कर सकते हो, क्लोरो भी कर सकते हो, क्लोराइडो भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रोमो या फिर ब्रोमाइडो, क्लोरो या फिर क्लोराइडो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे अपने पास क्या हो चुके हैं? लिगेंड्स कंप्लीट। अब हमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है? प्लैटिनम। प्लैटिनम है, प्लैटिनेट नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज डब्बे पे पहले से है नहीं, ना बाद में आ रहा है, ठीक है। कुछ भी चार्ज नहीं दे रखा डब्बे पे, तो सिंपल इसको प्लैटिनम लिखेंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया इसको, यहां आगे जगह नहीं है तो यहीं पर लिख दिया इसको प्लैटिनम, ठीक है, चिपकाते हुए प्लैटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लैटिनम की देखें बेटा, देखो NH3 न्यूट्रल, इसको हटा दो, H2O न्यूट्रल, ये हटा दो, फिर ब्रोमीन पे -1, क्लोरीन पे -1, तो टोटल -2 बाहर। तो यहां पर ये चीजें अपने पास हो गया प्लैटिनम सेकेंड, ये बात समझ में आई। अब हम आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास अगर देखें तो यहां पर नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास क्या है? सीधा अपने पास स्पेयर के अंदर जाना है। स्पेयर के अंदर हमें सबसे पहले लिगेंड्स लिखने हैं। यहां पर लिगेंड्स है अमाइंस, सीधा एक ही टाइप का लिगेंड्स है अमाइंस। तो अमाइंस कितने हैं? 2, तो इसको कर दिया डाई अमाइंस। क्या कर दिया? डाई अमाइंस। क्या कर दिया? डाई अमाइंस। अब डाई अमाइंस के बाद क्या है? यहां पर लिगेंड्स तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या है? सिल्वर। सिल्वर क्या पढ़ा जाता है बेटा? इसको आर्जिनियम पढ़ा जाता है। सिल्वर भी लिख सकते हो, आर्जिनियम भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। तो आर्जिनियम, हम सिल्वर भी लिख सकते हैं, आर्जिनियम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने आर्जिनियम लिख दिया, आर्जिनियम, ठीक। अच्छा, आर्जिनियम अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहां से मैंने मान लीजिए Cl नेगेटिव को हटाया, एक नेगेटिव Cl गया, तो डब्बे पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज वो सीधा, ये न्यूट्रल है, इसको हटा के पॉजिटिव चार्ज सीधा किस में आ गया? सेंट्रल मेटल एटम पे +1। तो आर्जिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है यहां पर +1, ये हो गया। और लास्ट में क्या है? यहां पर डब्बे के बाहर क्लोरीन को, जब भी डब्बे के बाहर हेलोजन हो तो उसको, हेलोजन को हम जब डब्बे के बाहर कोई हेलोजन हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से, तो डब्बे के बाहर, स्पेयर के बाहर उसको फ्लोरो, क्लोरो या फिर फ्लोराइडो, क्लोराइडो इस तरह से नाम नहीं देते हैं। फ्लोरो, क्लोरो या फिर फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो या फिर क्लोराइडो, उसको डब्बे के अंदर ही नाम देते हैं। बाहर इसको सिंपल ऐसे देंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से, ठीक है बेटा। तो हम सिंपल इसको क्या लिख रहे हैं? बाहर क्लोराइड, इस तरह से नाम याद रखना, क्लोराइड, इस तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तो ये डब्बे के अंदर क्लोरीन है तो उसको क्लोरो या फिर क्लोराइडो यूज कर सकते हैं, लेकिन डब्बे के बाहर अगर है तो क्लोराइड ही यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे अगर डब्बे के अंदर ब्रोमीन है तो ब्रोमो या ब्रोमाइडो, अगर यही डब्बे के बाहर हो जाता है तो इसको ब्रोमाइड यूज करते हैं हम, इस तरह से। इस बात को भी इंपॉर्टेंट याद रख लेना बेटा। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई। इसका नाम अगर मैं लिख रहा हूं, ये इसका नाम अगर लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड तो कुछ है नहीं, सीधा सेंट्रल मेटल एटम, अगर डब्बे के अंदर देखें सेंट्रल मेटल एटम है, देन लिगेंड्स। तो सबसे पहले लिगेंड्स को लिखेंगे। लिगेंड्स यहां पर अमाइंस है, A फॉर अमाइंस और S फॉर सल्फेटो, ठीक है। एक S फॉर सल्फेटो, तो पहले अमाइंस आएगा। अमाइंस कितने हैं? 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो यहां पर आ गया अपने पास टेट्रा अमाइंस। क्या आ गया बेटा? टेट्रा अमाइंस। टेट्रा अमाइंस आ गया। फिर अपने पास ये अपने पास क्या है? सल्फेटो। अंदर अगर SO4 होगा तो इसको सल्फेटो पढ़ेंगे, और अगर बाहर SO4 होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर तुमने देखा था बाहर SO4 था, यहां पर बाहर SO4 था, तो इसको सिंपल सल्फेट पढ़ा, ठीक है। अगर डब्बे के बाहर होगा तो उसको सिंपल सल्फेट पढ़ेंगे, लेकिन अगर अंदर है तो ये सल्फेटो हो जाएगा, सल्फेटो। तब सल्फेट नहीं, सल्फेटो होगा। और ये बाइडेंटल लिगेंड्स है, एक ही बाइडेंटल लिगेंड्स, तो उसको सिंपल हम लिख देंगे सल्फेटो, ठीक है। टेट्राअमाइन, फिर है सल्फेटो, टेट्राअमाइन सल्फेटो हो गया। टेट्राअमाइन सल्फेटो, ये लिगेंड्स कंप्लीट हो गए। अब हमें सेंट्रल मेटल एटम के बारे में लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम अगर देखें तो यहां पर
इस बाहर वाले ब्रोमीन को अगर हटाएंगे तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा डब्बे के ऊपर, तो इसका मतलब इसको कोबाल्ट ही लिखना पड़ेगा, कोबाल्टेट वगैरह कुछ नहीं होना। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया कोबाल्ट। क्या लिख दिया बेटा? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की अगर देखें तो कितना, ये अमाइंस न्यूट्रल, ये -2 और -2 उधर जाएगा +2 और एक डब्बे पे +1, तो ये आ जाएगा +3 चार्ज। कोबाल्ट यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होगा, ये लिख दिया कोबाल्ट +3। अब डब्बे के बाहर ब्रोमाइड आएगा, ब्रोमाइड, ब्रोमीन को अगर डब्बे के बाहर हो तो ब्रोमाइड आएगा, डब्बे के अंदर होगा तो ब्रोमो या फिर ब्रोमाइडो आएगा। ऐसे ही ये डब्बे के बाहर है तो इसको हमने सिंपल इसके आगे क्या लिख देना है? ब्रोमाइड। क्या लिख देना है? ब्रोमाइड, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह से। ठीक, ऐसे अगर लास्ट वाला कंपाउंड हम देखते हैं, मान लीजिए 12वां कंपाउंड हम देख रहे हैं, लास्ट वाला कंपाउंड, तो ये क्या है अपने पास? अब इस पेयर से पहले, डब्बे से पहले क्या है? काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन को पहले हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, जैसे इसमें चल रहे थे पहले काउंटर आयन लिख रहे थे पोटेशियम, तो ऐसे ही इसको भी हमने सबसे पहले लिखना है, इस मरकरी को। ठीक है, Hg बोले तो मरकरी, तो यहां पर हमने लिख दिया मरकरी, मरकरी, इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया मरकरी। ठीक है बेटा, क्या लिख दिया? मरकरी लिख दिया सिंपल फॉर्म में। ठीक, ये मरकरी हो गया। अब हम सीधा सेंट्रल मेटल एटम के अंदर चलते हैं या डब्बे के अंदर चलते हैं। तो डब्बे के अंदर जैसे हमने देखा सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम है, लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना है? ये लिगेंड्स लिखने हैं। ठीक है, लिगेंड्स अपने पास क्या है? C4 क्लोरो, ठीक, और T4 थायोसाइनो। तो पहले क्या आएगा? C आएगा, C आएगा, तो कितने C क्लोरीन है? 3, तो इसमें आएगा ट्राइक्लोराइडो। क्या आ जाएगा? ट्राइक्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो। अब क्या है? ट्राइक्लोराइडो के बाद क्या है? यहाँ पर HCN, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड को पढ़ते हैं यहाँ पर थायोसाइनेटो, मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। क्या लिखेंगे इसको? थायोसाइनेटो लिख दिया, थायोसाइनेटो। ठीक है, ये हमने लिगेंड्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पे अगर देखें, कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट आएगा? क्या आएगा? कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मरकरी को मैं हटाऊंगा तो मरकरी Hg2 पॉजिटिव में जाएगा, तब जाके इस डब्बे पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कोबाल्ट की जगह क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट बन जाएगा। आगे जगह नहीं है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं नीचे। क्या बन गया बेटा? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट बन गया। ठीक है, कोबाल्टेट बन गया। अब इस कोबाल्टेट के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखो बेटा, यहां पर इसका क्लोरीन पे -3, एक यहां पर HCN पे -4, -1 यहां पर HCN पे, -3 यहां पर 3 क्लोरीन पे, तो -4 जब उधर जाएंगे +4 में से ये 2 नेगेटिव का वाला जो हटेगा तो डब्बे पे यहां पर अपने पास सेंटर में एटम पे आ जाएगा 2 चार्ज। तो इसका मतलब यहां पर कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। ठीक, क्या लास्ट में आयन आएगा? आयन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले से चार्ज नहीं था, नेगेटिव चार्ज। ये तो बाद में Hg को हटा के हमारी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया कोबाल्टेट सेकंड। तो ये पूरा का पूरा नाम इसका हो चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरह से यहाँ पर इसके नाम हमारे पास हो जाते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं एक आध नाम और दे देता हूँ, एक आध नाम और अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये अपने पास है ना, जैसे मान लीजिए ये अपने पास, ये मैंने ले लिया यहाँ पर Fe, ठीक, H2O का होल 4, NH3 का होल ट्वाइस, ठीक, और यहां पर कर दिया SO4, यहां पर कर दिया, यहां पर ये 2 कर दिया और यहां बाहर कर दिया 3, इस तरह से। ठीक है बेटा, यहां पर ये चीज कर दी। तो इसका नाम भी अगर कैसे करना है तो क्या लेफ्ट साइड कुछ है? नहीं, ये ब्रैकेट अपने पास कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, सीधा डब्बे के अंदर चलो। डब्बे के अंदर हम नाम लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिगेंड्स, ये एक्वा, ये अमाइंस। तो अमाइंस वाला पहले लिखा जाएगा, कितना है? 2, तो हमने क्या लिख दिया इसको? डाई अमाइंस। क्या लिख दिया? डाई अमाइंस। फिर उसके बाद एक्वा, कितना? 4, टेट्रा एक्वा। क्या लिख दिया बेटा?
टेट्रा एक्वा, यानी कि डायअमाइन टेट्रा एक्वा। फिर अपने पास यहां पर अगर मैं देखो बेटा SO4 2 नेगेटिव में जाएगा, अगर मैं इस SO4 को यहां से हटाता हूं 2 नेगेटिव में जाएगा, SO4 क्या जाएगा 2 नेगेटिव, एक SO4 2 नेगेटिव तो 3 SO4 क्या हो जाएगा 3 SO4 क्या 3 SO4 2 नेगेटिव, तो चार्ज क्या आ जाएगा 6 नेगेटिव चार्ज, डब्बे पे 6 पॉजिटिव, डब्बे पे 6 पॉजिटिव चार्ज आएगा, डब्बे पे क्या आ जाएगा इस तरह से 6 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें फेरस लिखना है, फेरेट नहीं, तो हमने क्या लिखा फेरस, फेरस लिख दिया। अब इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट याद रखना कि डब्बे पे 6 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। 6 पॉजिटिव चार्ज अगर देखें यहां पर इसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा, क्या ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, इसको हटा दिया, ठीक, सीधा ये 6 पॉजिटिव यहां Fe पे, और Fe कितने यहां पर डब्बे के बाहर देखो 2 है, तो इसका मतलब Fe 2 है, तो 2 Fe पे ये 6 पॉजिटिव चार्ज, तो एक Fe पे क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव, अगर 2 Fe पे 6 पॉजिटिव है तो एक Fe पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां पर इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe की 3, यहां पर एक Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो यहां पर +3 लिख दिया। तो ये तो हमने डब्बे तक को कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद ये सल्फेट, बाहर क्या है सल्फेट, तो ये काउंटर आयन है सल्फेट, यहां पर SO4 3 है ना, तो ट्राई सल्फेट मत कर देना, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देना क्या सल्फेट, इस बात को याद रख लेना, सिंपल लास्ट में क्या लिखा जाएगा बेटा सल्फेट लिखा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसका नाम अपने पास कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरह से हमने इसकी सारी IUPAC कर दी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के IUPAC करी है, क्या करी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के IUPAC करी है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ नाम लिख के दे रखा है, IUPAC लिख के दे रखी है और हमें उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी हम नाम यहां से उठा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी नाम यहां से उठा दें, क्या पोटेशियम हेक्सासाइनो या फेरेट सेकेंड है ना, इस तरह से अगर मैं इसको उठा रहा हूं, कोई नाम अपने पास दे रखा, मान लीजिए यही चीज पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, इस तरह से, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हमने कंपाउंड को देख के IUPAC लिखा, अब IUPAC का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। मान लीजिए ये IUPAC है ना, ये IUPAC है, इससे हमें क्या बनाना है कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है, कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान क्या रखूंगा यहां पर, जैसे ही मैं यहां पर कंपाउंड लिखूंगा यानी कंपाउंड इसका बनाऊंगा, तो मैंने सबसे पहले किसको फोकस करना है, लिगेंड्स को फोकस करना है। सबसे पहले किसको फोकस करना है, लिगेंड्स को। ठीक है, तो लिगेंड्स को फोकस कर रहे हैं, क्या है हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, तो हेक्सासाइनो का मतलब है कि 6 CN होंगे, तो मैं पहले यहां पर कर दूंगा क्या CN6 लिख दिया। ठीक है, फेरेट, इसका मतलब ये लिगेंड्स आयरन के साथ है, मैंने ये कर दिया Fe यहां पर सेंट्रल मेटल एटम, तो ये कर दिया बंद इस तरह से, क्योंकि हेक्सासाइनो फेरेट अपने पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आयरन आ गया, बंद हो गया। अब मुझे इस आयरन पे लाना है +2 चार्ज, वो +2 चार्ज कब आएगा, कैसे आएगा, ध्यान सुनना। अगर मैं यहां पर देखता हूं CN, एक CN पे -6 है, एक CN पे -1, तो 6 CN पे -6 चार्ज, -6 अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो +6, इसका मतलब यहां पर अभी आयरन पे +6 आएगा। आयरन का +6 को मुझे 4 माइनस करना है, क्योंकि मुझे यहां पर 2 लेके आना है, 4 माइनस करना मतलब डब्बे पे मुझे 4 नेगेटिव लिखना पड़ेगा, और 4 नेगेटिव कब डब्बे पे लिखूंगा, क्योंकि इससे पहले मेरे पास पोटेशियम दे रखा ना, तो पोटेशियम का मतलब है कि अगर मुझे डब्बे पे 4 नेगेटिव लाना है तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 पोटेशियम लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या K4 पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास ऐसे हमने ये करना है, और अपने पास फॉर्मूला पूरा का पूरा बनके तैयार हो जाएगा बेटा, इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी चीज है ये, कि हमने इस तरह से इसको देखना है। देखो जब भी तुम क्या करोगे इस बात को फोकस कर लेना, जब भी किसी IUPAC को देखे हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, सबसे पहले हमें लिगेंड्स देखने, क्या देखने, लिगेंड्स, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जब हमें कभी ऐसी चीजें करनी हो तो इसके सबसे पहले स्टेप में हमें क्या देखना है, लिगेंड्स देखना है, और दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है,
सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है और सेंट्रल मेटल एटम की फिर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है। उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काउंटर आयन को ऐड करना है यहां पर। आई बात समझ में? ठीक है, अगर काउंटर आयन है तो ठीक, नहीं है तो उसको हमें डब्बे पे उतना पॉजिटिव या उतना नेगेटिव चार्ज लिख के खत्म कर देना है यहाँ पर चीजें। ठीक है बेटा, तो इतनी चीजें हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि इस वाले लेक्चर में हमने जो है ये तीनों चीजें कंप्लीट कर ली हैं। इस वाले लेक्चर में ये जो हमने लेक्चर पढ़ा है बेटा, इसमें तीनों चीजें, कोऑर्डिनेशन नंबर भी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी और आईपीएससी भी। ठीक है ना, और आईपीएससी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी के साथ साथ हमने ये भी देखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीएससी के साथ साथ हमने क्या क्या देखा, पहले ये देख लीजिएगा। सबसे पहला पेज हमारे पास ये था कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके। दूसरा पेज हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर समझा हमने। तीसरा पेज हमारे पास इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट को ये सारी चीजें समझी। ये पूरा का पूरा हमारे पास फिर चौथा पेज खुला, तो चौथा पेज में हमने आईपीएससी का ये पूरा पाई चार्ट देखा बेटा। आईपीएससी का पाई चार्ट दिमाग में बिठा देना अच्छे से, तभी कर पाओगे। ठीक, और फिर हमने आईपीएससी देखे, नेक्स्ट 5वें पेज पे आईपीएससी। ठीक, छठे पेज पे भी हमने आईपीएससी देखा, लेकिन ये छठे पेज पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि मान लीजिए अगर किसी की आईपीएससी दे रखी है तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले स्टेप में लिगेंड्स लिखने हैं, दूसरे स्टेप में सेंट्रल मेटल एटम और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हुए लिखना है। ठीक, अगर काउंटर आयन है तो उसके हिसाब से काउंटर आयन एडजस्ट करने हैं, अगर काउंटर आयन नहीं है तो उस हिसाब से डब्बे पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमें लिखना है, ताकि हमारे सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट सही आ जाए। तो इस तरह से अपने पास हो जाता है बेटा कंप्लीट। ये वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, तो हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर, 5वें लेक्चर में, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने पास थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी, वीबीटी एंड सीएफटी, उस वाले में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। इसमें तब तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लेना। जिस बच्चे को कोई भी डाउट होता है वो अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो वो अपने डाउट सेशन उनके पास तो होगा नहीं, वो केवल अपना जो है डाउट जो भी आएगा वो अपना कमेंट बॉक्स सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, वैसे तो कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पर जो डाउट आ जाए। अगर अच्छे से सुना होगा तो कोई डाउट आने से नहीं रहा है, इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो कोई भी डाउट नहीं आएगा बेटा तुम्हें। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लगने वाले, चाहे आईपीएससी हो, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट हो, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर हो, सारे तुम्हारे यहाँ पर अच्छे से लग जाएंगे। तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।